So, good afternoon, all of you. So, let me start with the kingdom Animalia. चलिए, समय बहुत कम है. नया साल आने से पहले आप लोग जो है कम से कम एनिमेलिया में शुरू कर दें. ठीक है? ओके, प्लीज. किंगडम एनिमेलिया. इन किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड हमें जैसे लेके चलना है, मतलब आपके कोर्स में जो टोटल 23 फाइल आए हैं वैसे, लेकिन इनमें से मेजर जो है आपके शायद 11-12 फाइल आए होंगे. हाँ, उनके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करना है. एक ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन है, उसको लेकर के चलना है. ठीक है ना? तो फटाफट पहले हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन ले लेंगे, फिर उसके बाद में लेके चलेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या रहे होंगे. ओके, थोड़ा स्पीड से चलिएगा. यहां पर एक नाम याद रखना है आपको. वी हैव टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन एज अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लोरर एंड यूसिंगर. ओके, इनकी एक बुक है, नाम है द जनरल जूलॉजी, और इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है दैट इज टोटली फाइलोजेनिक टाइप ऑफ सिस्टम. ओके, अब कैरेक्टर्स भी साथ साथ लेते चले जाएंगे. कुछ जो बचेगा उसको बाद में समराइज कर लेंगे हम लोग. आज तो बहुत सारे मार्क इकट्ठे हो गए. चलिए, तो आपने बात किया कि हम लोग लेके चले एनिमेलिया विद अ सिंगल कैरेक्टर. ओके, क्या कैरेक्टर रहा होगा? ऐसा कैरेक्टर जो कॉमन हो सभी एनिमल्स के अंदर. क्या रहा होगा? बोले जल्दी बोलो. दैट इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. ऐसे ही है ना? चलिए, ठीक है. इसके बेस पर हमने इसको जो है दो में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व. यस, हमने लेके चले सब किंगडम. इट वाज द प्रोटोजोआ. ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमने डिवाइड कर दिया दैट वाज द मेटाजोआ. यस, इट वाज सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रीवियसली, जिन्हें हमने रखा था प्रोटिस्टा में. ऐसी था ना? ठीक है, तो प्रोटिस्टा में इनको रखा था हमने, और इसके अंदर हम लोग एक फाइलम लेकर के चलते हैं, और फाइलम को हम लोग रेड कलर से ले लेंगे जो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाए, और इसका नाम भी जो है इट इज प्रोटोजोआ. क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं. मेटाजोआ, जहां पर मल्टी सेल्युलरिटी थी, जहां पर क्या थी? मल्टी सेल्युलरिटी थी. इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया दो इंफ्रा किंगडम्स में. एक तरफ रखा हमने कौन सा? पैराजोआ. ओके, हमने किसके बेस पर लेके चले इसको? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू. टिश्यू बना है कि नहीं बना है, इस बेस पर हमने क्या रखा? इसको पहले पैराजोआ में रखा. सीधी सी बात है, यहां पर ओनली मल्टी सेल्युलरिटी. ओके, केवल मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर्स है, यानी इसके अंदर कोई भी टिश्यू नहीं है. और इसके अंदर हमारे पास जो फाइलम आया दैट इज द मेजर फाइलम हमारा दूसरा वाला. वैसे बेसिकली किंगडम एनिमेलिया को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, पोरीफेरा से. मालूम है आपको? इट इज पोरीफेरा. पहले से ज्यादा माइंड फोकस मत कीजिए, फटाफट आते हैं. दूसरी तरफ जो रखा हमने इसको बोला था यूमेटाजोआ. ओके, और यूमेटाजोआ का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है टिश्यू प्रेजेंट हो गया. ठीक है ना? आगे क्या है, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री. और सिमेट्री के बेस पर हमने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री वी क्लासिफाई दिस मेटाजोआ इनटू टू मेजर ग्रुप्स एज द रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया. यस, बाइलेटेरिया. ये कॉमनली लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं केवल इसी के अंदर रेडियल सिमेट्री मिलेगी, कई और भी एग्जांपल्स में हो सकता है, लेकिन हमने बताया इसके अंदर मेजर जो ग्रुप पाया जाएगा दैट इज द सिलेंट्रेटा. ओके, इसके साथ में इसका एक छोटा भाई और है. क्या नाम है इसका? इट इज टीनोफोरा. टीनो माइनर फाइल है, टीनोफोरा. ओके, ठीक है, आगे चलेंगे. एग्जांपल्स हम लोग एक साथ ले लेंगे फटाफट, तो टाइम बचाना है.
बाइलेटेरिया के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेकर चलेंगे सीलोम का कैरेक्टर। किसका? सीलोम का। ऑन द बेसिस ऑफ द सीलोम वी क्लासिफाई, इसके बेस पर सीलोम क्या है, कैसी है, बाद में बात करेंगे। हमने सीलोम के बेस पर इसको फर्दर डिवाइड कर दिया था दो ग्रुप्स में। एक हमने रखा, तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया इसको। एक का नाम रखा हमने क्या, नो फ्लावर, इट वाज द ए सिलोमेटा। ओके, दूसरा जो था इट वाज द स्लो सिलोमेटा। तीसरा जो था उसका नाम क्या था, यू सिलोमेटा। यस, इट वाज यू सिलोमेटा। ओके, अब यहां लेके चले ये सिलोमेट, मतलब सीधी सी बात है कि इसके अंदर सिलोम जो थी एब्सेंट थी। सीधी सी बात है, अगर केवल एब्सेंट लिख देता हूं तो उसका जाना क्या एब्सेंट है। ओके, यहां हमने कहा कि इसके अंदर एक फाइलम लेकर चलते हैं एंड दैट इज द ये हमने एक फाइलम लेकर चले जिसका नाम है, इट वाज द प्लेटी हेल्मिन्थेस। ओके, ठीक है, आगे लेके चलते हैं। सिलोमेटा, इसके अंदर जो फाइलम आ जाएगा आपका, इट इज द निमेटोडा कह दो इसको, ये एस के हेल्मिन्थेस कह दो। ओके, इसको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तीसरा बात करेंगे यू सिलोमेटा। यू सिलोमेटा को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया और अब हमने क्या किया, इसको बेस पर लेके चले, किसके, दो चीजों के बेस पर, कि इसमें फ्यूचर ऑफ द ब्लास्टोपोर क्या रहा होगा, है ना। हमने क्या बताया इसमें, यहां पर लेके चलेंगे, इट इज द फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर समझ रहे हैं आप लोग, डिटेल में अलग से बताएंगे। तो ब्लास्टोपोर से क्या स्ट्रक्चर बनेगी, इफ द एनस विल डेवलप फर्स्ट। अगर हमने कहा कि अगर इसमें लेके चलेंगे, इट इज द प्रोटोस्टोमिया। प्रोटो माने पहले, स्टोमा माने माउथ। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा, इफ माउथ डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोपोर then it is called as the protostome phylum। यहां पर हम लोग तीन मेजर फाइलम्स को लेकर चलेंगे, माइनर को भूल जाओ। इट इज कौन सा बोलिए, इट इज एनिलिडा, दूसरा है मोलस्का, और तीसरा जो है इट इज, वेरी गुड, ऑर्थ्रोपोडा। ओनिकोफोरा वगैरह सब इसी के साथ ही आ जाएगा, ऑर्थ्रोपोडा। क्लियर? चलिए, अब इधर हमने बात किया कि यू सिलोमेट जो होते हैं, यू सिलोमेटा का मतलब ये हुआ, रेड इंक है हम सब इंक कर दो, इंक कम है और ये रेड, चलो आगे तो भगवान ने दे दिया, कितनी ध्यान नहीं, इसमें नहीं है, तो खाली लिफाफा रखे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते हैं, लगता है माउथ डेवलप हो रहा है, या फिर यहाँ से बताया कि ब्लास्टोपोर से अगर एनस डेवलप हो रहा है तो इसको नाम दिया क्या, इट वाज द ड्यूटेरोस्टोमा। यस, ठीक है ना। तो ड्यूटेरोस्टोमा, इसके अंदर दो मेजर फाइलम आ जाएंगे, कौन कौन से, इट इज, हमने कहा इसमें आ जाएगा, एक तो आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ओके, और दूसरा जो आ जाएगा इट इज कॉर्डेटा। ओके, धीरे धीरे अपने करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के हमने क्या लिया, एक आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन लेकर के चले कि हम लोग मेजर कैरेक्टर्स को हम लोग समझ गए। अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई कॉर्डेट्स क्या हैं, तो हमने कहा कि कॉर्डेट्स जो हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर टिश्यू बन चुका है, जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, जिनके अंदर यूसिलोमेट होते हैं, जो क्या होते हैं ड्यूटेरोस्टोम फाइलम में। भाई 5 कैरेक्टर हमारे पास में लिनियरली निकल लिया है इसके, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या है, सारे फाइलम्स को एक तरह से समराइज कर लिया। तो कुल मिलाकर के हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये माइनर फाइला है, अदरवाइज 10 मेजर फाइलम होते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट एंड यू सिंगर में टोटल 23 फाइला बताए थे। ओके, वैसे कोई पूछता नहीं आपसे। चलिए, अब हम लोग लेके चलते हैं बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या होगा। हाँ बोलिए, हाँ फटाफट आप नोट करते रहिए, बस समय वाली बात है। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि द पर्टिकुलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसके बेस पर क्लासिफिकेशन, बोलने में स्पेलिंग नहीं आता ना। चलिए, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या रहेंगे, हम लोग एक एक लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपने बताया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम लोग लेकर चले। नंबर 1, इट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, किस लेवल पर होगा, यानी सब लोग ऐसा भी कह सकते हैं दीज आर द लेवल्स ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यस, और इसके बेस पर हम लोग बात करें तो आपने बताया सबसे पहले कौन सा लेकर चलेंगे, हम लोग लेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। ओके, ये नॉर्मली आपकी बुक्स में नहीं दिया होता, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज द सेलुलर ग्रेड। उसके बाद हम बात करेंगे इट इज द टिश्यू ग्रेड। उसके बाद हम बात करेंगे क्या,
ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन के बाद हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ओके, तो कुल मिलाकर के ये आपका क्या हो गया, 5 लेवल्स बन गए। ठीक है, हम लोग लेके चलेंगे कहां तक होगा, उसके बाद में जहां जो बनता रहे। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड हम लोग जो बात किए थे वो हमने बात की किसके बारे में, फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। ओके, तो प्रोटोजोआ जहां पर केवल एक सेल में ही जिंदगी सीमित है, एक सेल है वही सारा काम करके देगी, चाहे जितनी भी लाइफ वाइटल एक्टिविटीज रही हो, जहां भी जितनी भी वाइटल प्रॉपर्टीज है सारी दैट इज कैरिड ओवर बाय द सिंगल सेल। क्लियर है ना। चलिए दूसरी तरफ बात किया सेलुलर ग्रेड, यानी कि लाइफ सेल्स में सीमित है, यानी कि कुल मिलाकर के ग्रुप ऑफ सेल्स बना हुआ है, बट दैट इज नॉट द टिश्यू। ओके, यहाँ मल्टी सेलुलर तो है लेकिन यहाँ पर टिश्यू वगैरह नहीं बन पाया है ना, डिफरेंशिएशन नहीं है। तो अल्टीमेटली हमने कहा कि यहाँ पर जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, फाइलम पोरीफेरा आ जाएगा। हमने कहा टिश्यू ग्रेड, सोचिए टिश्यू कहां से बना था, टिश्यू बना था सिलेंड्रेटा से। ओके, तो इसका मतलब इससे फॉरवर्ड बात करेंगे हम लोग, तो टिश्यू ग्रेड अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपके सिलेंड्रेट्स होते हैं वो क्या होंगे, टिश्यू ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। इसके बाद आगे लेके चलते हैं हम लोग ऑर्गन ग्रेड। ऑर्गन कहां से बनने शुरू हो गए, प्लेटीहेल्मिन्थेस से बनने शुरू हो गए। यस, ऑर्गन्स कहां से बने, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। यहां पर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो ऑर्गन सिस्टम जो बनने शुरू होंगे वो शुरू होंगे एस के हेल्मिन्थेस, या जिसको हम लोग निमेटोडा भी बोल देते हैं। बात क्लियर है ना। ओके, इसके बाद में जो है ऑर्गन सिस्टम के बाद में सिस्टम्स बनने शुरू हो गए सब में। मेजर जो ग्रेड है ये 5 ग्रेड्स। बात क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वन लेकर भी चलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर, इट इज द सिमेट्री। कौन सा, नंबर 2, इट इज सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में हम लोग बात करें तो नॉर्मली 2 तरह की सिमेट्री आप लोग लेके चलते हैं। इट इज रेडियल सिमेट्री, जो आपको बताया था यहाँ पर, और दूसरी जो बात करते हैं इट इज द बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसे ही है ना, लेकिन यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो एसिमेट्रिकल होंगे। क्लियर है ना। ओके, एसिमेट्रिकल सीधी सी बात है, जैसे कोई डेफिनेट शेप नहीं है तो वो कैसा होगा, एसिमेट्रिकल हो गया। स्पेशली आप एग्जांपल लेकर चलते हैं जैसे कि इन केस ऑफ अमीबा, ऐसा है ना। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो होता तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है लेकिन उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। व्हाट, नो, इट इज स्नेल। रिमेंबर, जो घोंगा होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, यस, स्नेल जो है, तो ड्यू टू द टॉर्शन इन द शेल, जो उसका शेल है उसके अंदर जो एंठन आ जाती है उसकी वजह से क्या है, उसमें एसिमेट्री आ जाती है। क्लियर, बेसिकली वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ओके, तीसरी बात, वो ऐसा भी कह सकता है कि हाइड्रा है तब तक तो सब बात अच्छा है, लेकिन जब उसमें बडिंग होना शुरू हो गई तो कैसा होगा, एसिमेट्रिकल हो गया। स्पंज है, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे कैसे हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। बात क्लियर है ना। यहाँ पर एक जरूरी चीज ये लेके चलते हैं कि द एसिमेट्रिकल मोड इज रिलेटेड विद द, मतलब जो आपने हैबिट 2 तरह की हो सकती है ऑर्गेनिजम्स, या तो सेसाइल होंगे, फिक्स होंगे अपनी जगह पर, या मोटाइल होंगे, अपनी जगह पर घूमेंगे फिरेंगे। वैसे तो एनिमल्स वाली बात है, एनिमल जिसको हम लोग बोलेंगे वो यही है कि उसके अंदर मोर्टेलिटी कैरेक्टर होगा। घूमते फिरते हैं ना, अभी आते हैं यहाँ पर नीट की क्लास में आए, उसके बाद अपने घर जाएंगे या अपना न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगे, तो आप एनिमल्स इसलिए तो कर रहे हैं। ओके, खैर चलो, तो मेरा मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के एनिमल्स का जो कैरेक्टर हुआ। बट रिमेंबर, सेसाइल हैबिट के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, अगर कोई सेडेंटरी हैबिटेट है, फिक्स है अपनी जगह पर, जैसे कि हम लोग बात करेंगे स्पेशली इन द केस ऑफ द पोरीफेरा एंड द सिलेंड्रेट्स, है ना, सम ऑफ द सिलेंड्रेट, नॉट ऑल, नो नो नो, सम ऑफ द सिलेंड्रेट्स, कुछ सिलेंड्रेट्स है, बाकी कुछ मोटाइल भी हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो 2 फाइलम्स हैं इनमें मोस्टली कैसा रहेगा, सेडेंटरी लेवल है, तो क्या रेडियल सिमेट्री होगी, याद रखना। यानी हमने बताया कि इट इज रिलेटेड विद द सेडेंटरी मोड, सेडेंटरी कहिए इसको या सेसाइल कहिएगा, जो कहिएगा उसके साथ में रिलेटेड। बात क्लियर है ना। ओके, अच्छा, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री आप रेडियल सिमेट्री समझ रहे हैं ना। जैसे ये हुआ, इसके सेंटर से होते हुए पासिंग थ्रू द सेंटर वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द 2 इक्वल हाफ, 2 भागों में बराबर बांट सकते हैं। इसके केंद्र से होते हुए तो हम लोग रेडियल सिमेट्री कह देंगे। अब कहा आपने कि भाई नहीं बदमाशी हो रही है, तो फिर आपने कहा चलो अब बताओ जरा, अब रेडियल सिमेट्री तो नहीं रही, क्योंकि अब क्या है, आपने इसको ऐसे करके बांटने की कोशिश की तो एक तरफ इसकी क्लिप आ गई, एक तरफ तो नहीं है। बात क्लियर है ना। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, अब आप कहेंगे बस यही तरीका है, इसको लंबाई में काट दीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनली काट दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड एज द बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बात क्लियर है ना। बाइलेटरल, दोनों लेटरल साइड इसकी बराबर एक जैसी हो। यहाँ पर एक छोटी चीज और समझ लीजिएगा, अगर आपसे मैं कह रहा हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो आपने बताया ये कंडीशन है, सही है ना। ओके, ये क्या है, कोई फिश है मान, ओके, तो
क्या होगा, ये इसकी कौन सी है, डोर्सल साइड है, ये क्या है इसकी वेंट्रल साइड है, ये क्या है इसका एंटीरियर साइड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड और ये इसके लेटरल साइड्स होते हैं। बात क्लियर है ना? ओके, तो जब इसको आप ऐसे काटेंगे तो इसको आप एलएस बोल देंगे, इसको काटेंगे ऐसे तो उसको टीएस बोल देंगे, जो भी आपका चीज। ओके, छोड़िए इसको। तो मेरी बात क्लियर होगी, बायलैटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट होगी, बायलैटरल सिमेट्री विल स्टार्ट फ्रॉम द लेटरल हेमिस्फीयर एंड ऑनवर्ड्स, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं एक्सेप्शंस को छोड़ करके, क्योंकि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, अपवाद हर जगह भरे पड़े हैं। ठीक, चलिए, तो हमने कहा सिमेट्री के बारे में यहाँ पर। इसके बाद में एक और लेके चलते हैं, इसकी जो जर्माइनल लेयर्स जो बनेगी, टर्म्स कितनी बनेगी, तो उसके बेस पर भी इसको हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपकी बात भी मान लेते हैं, चलो। तो हमने कहा कि जो जर्माइनल लेयर्स हैं, उसकी जर्म लेयर्स, उसके बेस पर इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं। एक आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा कहा आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एक इनके बीच में आ गया, इसको हम लोग कह सकते हैं सूडो ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात क्लियर है ना? ओके, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर्स है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। यस, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कहा आपने कि भाई इसके अंदर मेसोडर्म भी डेवलप हो गई, ऐसे ही है ना? यहां पर जो बात करेंगे ये है किसके केस में, इनके केस में, जहां पर मेसोडर्म तो नहीं बनती लेकिन मेसोग्लिया बनना शुरू हो जाती है। बात क्लियर है ना? ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग 3 लेवल्स, 3 बेसिस स्टडी कर चुके हैं क्लासिफिकेशन की। चौथा लेके चलते हैं सिफलाइजेशन। सिफलाइजेशन, हेड बनेगा कि नहीं बनेगा, सिफलाइजेशन। ओके, तो सिफलाइजेशन जो है नॉर्मली हेड जैसी स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाएगी, कहां से, ये अगले ग्रुप से जहां पर आपका प्रोमिनेंट माउथ बना हुआ है। ठीक है ना? ओके, तो यानी ये जो हेलमेंथ वगैरह बन गए, हेलमेंथ के बाद में शुरू हो जाएगा। क्लियर? अगला एक कैरेक्टर लेके चलते हैं, दैट इज द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेस पर बात करें, कहां ले, यहां ले लेते हैं। इट इज द सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो आपने कहा कि भाई 2 तरह का सेगमेंटेशन हो सकता है, एक तो हो सकता है ट्रू और एक हो सकता है फॉल्स। तो ट्रू सेगमेंटेशन किसको बोलेंगे, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ द सेगमेंट्स कहां से काउंट हो, आगे से काउंट कर लें। यस, मैंने क्या बताया आपको, दोबारा समझ लें कि ट्रू सेगमेंटेशन जैसे अर्थों के केस में हुआ, यानी इसमें सेगमेंटेशन पीछे से आगे की तरफ होगा। ठीक है ना? सही है? नहीं समझे? ट्रू सेगमेंटेशन जो होता है, आप दिमाग में रखें बस, अर्थ फॉर्म में ट्रू सेगमेंटेशन होता है और टेप फॉर्म में कैसा होगा, फॉल्स सेगमेंटेशन होगा। बात क्लियर है ना? तो ट्रू सेगमेंटेशन वाले केस में आप ऐसा कहेंगे, अगर सेगमेंट, नए सेगमेंट जो बन रहे हैं पोस्टीरियर एंड से आगे की तरफ बन रहे हैं, ठीक है ना, पीछे से कटना शुरू हो रहे हैं, तो फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट कहां होंगे, आगे होंगे। बात क्लियर है ना? अगर मैं कहता हूं कि यहां से 5वें नंबर पर ये स्ट्रक्चर होगी तो डेफिनेटली वो 5वें पर रहेगी, चाहे इसमें सेगमेंट 50 हो चाहे इसके 500 हो जाए। बात क्लियर है ना? इनडेफिनेट नंबर किधर होंगे, पीछे की तरफ होंगे। यानी कि छोटा अर्थोम है, आपने कहा कि मान लीजिए अगर 1 हफ्ते का है तो उसके अंदर कम सेगमेंट होंगे, लेकिन अगर वो मैं कह रहा हूं कि 1 साल का हो गया तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ जाएंगे। लेकिन जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जहां पर क्लाइटेलम होना चाहिए, ओके, जहां फीमेल जेनाइटल पोर होना चाहिए, क्या नाम, सॉरी फीमेल जेनाइटल पोर नहीं, मतलब क्या नाम, उसके नेफ्रिडिया वगैरह होने चाहिए, ओके, उसकी ओपनिंग्स होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पर्टिकुलर नेफ्रिडिया है वो अपनी जगह पर ही होंगे, तो फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट जो होते हैं आगे से लेके चलते हैं। और वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थों में 26वें सेगमेंट के बाद में गिनना ही बंद कर देते हैं, तो उसके बाद में तो साहब जो है बढ़ते या घटते रहेंगे। क्लियर? तो मेरा क्या मतलब हुआ, दोबारा समझ लें। ट्रू सेगमेंटेशन का सिंपली मतलब ये हुआ कि जैसे कि एनेलिड्स और इससे आगे के ग्रुप्स में होता है, फिक्स नंबर ऑफ द सेगमेंट्स आगे होंगे, अर्थात सेगमेंटेशन पीछे से आगे की ओर होगा। बात क्लियर है ना? क्या बोलते हैं इसको, मेटामेरिज्म बोलते हैं। ओके, यहां पर लेके चलते हैं हम लोग फॉल्स सेगमेंटेशन, जैसे कि टेप फॉर्म के केस में हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है क्योंकि धार आगे से बनते जा रहे हैं नए नए सेगमेंट्स, और पीछे वाले टूट टूट के जाते भी जा रहे हैं। क्लियर है ना? एपोलाइसिस बताएंगे जब आप पढ़ाएंगे उसको। तो कुल मिलाकर ये होता है कि सेगमेंटेशन हुआ। अभी बता था आपको सिंपलाइजेशन, जिसमें हेड प्रॉपर्ली बन जाए। ठीक, तो सेगमेंटेशन जो हमने बात किया था कि बॉडी को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हेड, थोरैक्स। अगर क्लियर है तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, है ना? तो नॉर्मली आपने बात किया जैसे कहां का होगा, एनिलिडा के केस में दिखाई देगा आपको सेगमेंट, ऑर्थोपोडम दिखाई देगा, ओके, और फिर हमारे में दिखाई देगा कोऑर्डिनेट्स वगैरह में। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद में अगला जो लेवल ऑफ वो लेके चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीलोम। यस, इसको हटा दे, सीलोम। हाँ बोले सर, ये सिफलाइजेशन सर, ये कहां से मिलना? सीलोम सिफलाइजेशन जिनमें क्लियर हेड बना हुआ है, अभी हम लोग बात करें जैसे ऑर्थोपोडा वगैरह से बनना शुरू हो जाएगा, उससे पहले अर्थों में से कोई हेडवेट तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है ना? चलिए, वो वैसे ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है।
ओके, क्या करेंगे, दो मोटी मोटी किताबें हैं जो खत्म करनी है हमें थोड़ी सी। लोअर कॉर्ड क्या नाम है, इन्वर्टेड डाउन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स। वापस आते हैं लौट करके, कहाँ थे लोग? यस, वी वर टॉकिंग अबाउट द सीलोम। व्हाट द सीलोम इज, सीलोम का मतलब ये हुआ कि मैं अपना पेन खराब करूंगा। आपने कहा कि ये बॉडी है, ओके, तो आपने कहा ये बाहर की बॉडी वॉल है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर चलती हुई, क्लियर है ना? ओके, तो यानी इस एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ बॉडी वॉल के अंदर ये जो बाकी जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, जहां आप नकल की पर्चियां भी छिपा सकते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने कई बच्चों को पकड़ा है एनी हाउ। तो कुल मिलाकर के ये जो स्पेस रहा, इसी को हम लोग सीलोम बोलते हैं। बात सुना ना? चलिए छोड़िए, अब इसका मतलब ये हुआ कि सीलोम के बेस पर, अब जरा ध्यान दीजिए, आपने एक रफ आइडिया लेके चले टेपवर्म के बारे में। आपने कहा कि भाई टेपवर्म क्या होता है, ये इस तरह का टेपवर्म होता है ना। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, इसके सेगमेंट्स बने हुए हैं, यानी पार्टीशन है ना, यानी इसके होकर के पार कोई चीज नहीं जा रही। अल्टीमेटली यहाँ सीलोम बनने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि सूडो सेगमेंट, ये क्या होता है, ये सीलोम है जिसमें एक्सेंट होगी सीलोम किसमें, ठीक है। अब बात करते हैं सूडो सीलोम के बारे में। सूडो सीलोम जैसे कि हमने कहा एस्केरिस वगैरह में, यानी कि आपका जो निमेटोडा है, यानी एस्के हेलमिंथीज है, यानी कि जो राउंड वर्म्स है। अब आपने बताया कि भाई ये क्या है, बॉडी वॉल है, ये आपने बताया कि चलो ठीक है, इसका गट यानी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगी, ऑर्गन सिस्टम यहीं से बनना शुरू हुआ है। अब आपने कहा कि भाई ये क्या है, ये एक्टोडर्म है, ये क्या है, और ये जो है एंडोडर्म है, ओके, और इसके चारों तरफ क्या है, ये मेसोडर्म है, ठीक। मेसोडर्म में से कुछ टूट टूट करके यहाँ पर ऐसे ही करके इकट्ठे हो गए, बाकी सीलोम जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाई, ठीक है ना। दीज आर द पैचेस ऑफ द मेसोडर्म, है ना, गेट अक्यूमुलेटेड इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, सो इट दीज आर कॉल्ड एज द सीलोम। बस इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स सीलोम बोल देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्गन तो रखना है नहीं इसको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं ट्रू सीलोम। तो ट्रू सीलोम का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के अगर मैं यहीं पर बात करूं आपसे, तो इसको आप ऐसे कहेंगे कि ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, और मेसोडर्म जो है नॉर्मली दोनों के बीच में रहेगी, यहां से लेकर के यहां पर, और इसके बीच का जो स्पेस बन गया, इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, सीलोम बोल देंगे, ठीक है ना। अब ये सीलोम दो तरह की हो सकती है, मैं यहां नहीं बताया, अलग से बता देता हूं। एक होती है शाइलोसीलोम होता है, और एक होती है एंटेरोसीलोम, क्लियर, ठीक है। तो शाइलोसीलोम जैसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये शाइलोसीलोमिक हो गए, वो एंटेरोसीलोमिक हो गए, यूट्रोस्टोम से हो गए, ठीक है ना। अल्टीमेटली मतलब ये हुआ कि अगर ये इसमें से टूट टूट करके, यहां से टूट टूट करके इकट्ठा हुआ इसमें से, ओके, और बाद में क्या हुआ, ये सारा सारा आकर के मिल गया, यानी कि है तो ट्रू सीलोम, लेकिन क्या हुआ, अब बन गई ना सीलोम, ठीक है ना। फ्रॉम द आउटग्रोथ ऑफ द गट, एंटेरोसीलोम जो होता है, समझ लें दोबारा से, नाम से समझिए, एंटेरोम, एंटेरोम का मतलब वो गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, यस, यानी उसकी जो मेसोडर्म है, इस मेसोडर्म से आउटब्रेक हो करके क्या है, आपका ये डर्म बन गया आपका सीलोम, तो ये क्या हुआ, एंटेरोसीलोम हो गया, ठीक है ना। और प्रॉपर आउटग्रोथ बन जाती है, बस इसी खाली पड़ करके इस तरह से आउटग्रोथ बन गई, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, शाइलोसीलोम बोल देंगे, ठीक है ना। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ खास चीज इसमें नहीं है। बाकी अलग अलग तरह की सीलोम हो सकती हैं, जैसे उसे हम लोग बोलेंगे वैसे ही फर्जी सीलोम। जैसे आपने कहा स्पंज है, स्पंज के केस में ये रहा, आपने बताया जो कैविटी थी इसको क्या बोल दिया था आपने, पैरासील बोल दिया था, पैरासील बोल दिया था ना, तो बस पैरासील है, ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी कह देते हैं, कुछ भी कहिएगा, बाकी इसका सीलोम से कोई लेना देना नहीं है। यस, यहां पर हमने बात किया सिलिंड्रेटा के बारे में, तो आपने कह दिया इसको क्या बोला था आपने, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला था, ओके, इसका भी सीलोम से कोई लेना देना नहीं है। यहां आगे आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, जैसे कि इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, यस, यहां पर सीलोम के अंदर ब्लड भरा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हीमोसील बोल देते हैं। बात क्लियर है ना। अच्छा, तो इस तरह से करके बन जाएगा आपका, अलग अलग तरह की सीलोम्स होंगी। तो कुल मिलाकर के ये बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन हुए। अभी कुछ और बचा हुआ तो मुझे रिमाइंड कराइए, देखते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, एक एक फाइलम को लेकर के डिटेल में चलते हैं। हाँ, आप कुछ नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। ओके, सो एक्चुअली वी हैव डिस्कस अबाउट द मेटाजोआ क्या होता है, इसके बाद में लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिया। बेसिकली इन्होंने 3 तरह का बताया, मैंने आपको 4 तरह बता दी, वो 5 बताया, कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड को, क्योंकि इसमें क्या है समझ लें डिफरेंस कहां से निकल करके आया, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड को ये लोग लेके जाते हैं प्रोटिस्टा में, और मैं मान के चलता हूं कि प्रोटोजोआ को भी हम लोग यहीं पे ले लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि पीछे हमने छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो
प्रोटोजोआ वाला जो था, जिसको मैंने प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड कहा, सिंगल सेल वाला था, वो इसको काउंट नहीं करते लोग। ये लोग कहाँ से शुरू करते हैं जिंदगी को? यहाँ से शुरू करते हैं पोरीफेरा से, ठीक है ना। तो अपने आप ही जो है सीलोम का नंबर कम हो जाएगा उसका। आगे लेके चलते हैं। दूसरा बताया इन्होंने कि इसमें बात करता है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। चलो ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो तरह का हो सकता है, बराबर समझ लीजिएगा। जहां पर ब्लड है वहां की बात में बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर क्या होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो तरह का हो जाएगा, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप कैसा होगा? जो खुला हुआ भरा रहेगा गुब्बारे की तरह से। ये हाँ 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 बोल रहे हो कि ना ना बोल रहे हो? आप लोग यस कह रहे हो कि नो कह रहे हो? मैंने कहा कि क्लोज सिस्टम जो हुआ वो क्या वेसल्स के अंदर बंद रहेगा पूरा पूरा। बात क्लियर है ना। तो ओपन सिस्टम क्या होगा, जैसे गुब्बारे में हवा भरी है, ऐसा भरा हुआ है पूरा ब्लड? ना जी ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, याद रखना। यहाँ क्या रहता है कि दोनों ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स में ब्लड तो हमेशा वेसल्स में ही फ्लो करेगा, बस बीच बीच में साइनसेस बन जाते हैं, कोटर बन जाते हैं। यस, एज इन केस ऑफ द आर्थ्रोपोडा। जैसे कि आपके घर में नालियां हैं, यहाँ से वहां तक नाली जा रही है बाहर तक, बीच बीच में आप लोग चैम्बर बना देते हैं, ठीक है ना। उसमें थोड़ी देर के लिए ब्लड ठहरता है, रुकता है, ओके। बस इतनी सी समस्या है, बाकी गुब्बारे जैसी कहानी कहीं नहीं होती, ठीक है, ओके। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है नाम को सोच करके, खुला है जी वहां पे खुली आ जाती है। तो ये मेरा मतलब है, ये ओपन सिस्टम हो गया, क्लियर। चलिएगा आगे लेके चलते हैं जी। मॉस्किटो है ऑर्थोपोडा में बात कर रहा हूँ ना, पूरे ऑर्थोपोडा में इसी तरह का होगा। हाँ, ये ऊपर वाला होगा, बाकी हम लोगों में इसमें भरा था। अरे कुछ नहीं होता एब्डोमेन में वो, अरे सुनो, वो ब्लड उसका नहीं है, वो तो आपका ब्लड है, वो तो आपका ब्लड है। और वो भी पर्टिकुलरली पहचान लेना कि खून पी रही है तो फीमेल होगी मोस्टली, चाहे क्यूलेक्स वाला केस हो चाहे एनाफिलीज वाला रहा हो। पढ़ा तुमने ऐसा ही पढ़ा तो ऐसा ही, बाकी देखा नहीं है। तो ब्लड सकिंग जो है वो उसी नेचर का होगा। खैर छोड़िएगा इसको। आगे हम लोग आगे बात कर रहे थे जर्म लेयर, हम लोग जर्म लेयर डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट लेते जाएं। बाकी बॉडी प्लेन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या अलग अलग तरह के नाम दे देते हैं बॉडी प्लेन्स के बारे में, थोड़ा समझ लीजिएगा। दीज आर ऑल द बॉडी प्लेन, प्लान कह रहे इसको। देखिए जैसे यहाँ बात करते हैं, ओके, सिलेंट्रेट क्या है आपका पोरीफेरा केस में बेसिकली होता क्या है, ये बेचारा पोरीफेरा जो है इसमें स्पंज है। स्पंज में क्या है कि भाई ये कहानी है ऐसे और ऐसे करके, क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक इसका माउथ है बेचारे का, मतलब जो भी है ओपनिंग है, इसको हम लोग ऑस्क्यूलम बोल देते हैं, और यहाँ पर ऑस्क्यूलम, और यहाँ पर जो होते हैं छोटे छोटे से ओर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया बोल देते हैं, ऐसे ही ना। तो नॉर्मली बोलते हैं कि एनिमल विद सेवरल माउथ एंड सिंगल एनस, क्योंकि पानी यहाँ से एंटर किया होगा और यहाँ से बाहर निकला होगा। तो जिससे बाहर निकला मान लिया कि ये एनस है, हालांकि एनस जैसी कोई चीज यहाँ बनती नहीं है, और दूसरी तरफ जहां से एंटर कर रहा है मान लिया माउथ है। तो एनिमल विद सेवरल माउथ एंड द सिंगल एनस, दैट इज द पोरीफर्स स्पंज। और ये जो कैविटी जो बीच की कैविटी है, इसको स्पंजोसील कह दीजिए चाहे तो, चाहे इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी कह दीजिएगा, ओके। बेसिकली मतलब है कि इसका खाने वाने से कोई खास लेना देना नहीं होता, इसमें सेलुलर डाइजेशन रहता है, केवल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होता। बात क्लियर है ना, ओके। दूसरी तरफ हम लोग बात किए किसके बारे में, सिलेंट्रेट्स के बारे में, जहां पर उसका जो बॉडी है इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, ओके। ब्लाइंड सैक मतलब कि अंधा थैला, थैला का मतलब सीधी सी बात अंधा ही होता है। मतलब ये हुआ कहने का कि ये है पेन, इसमें कोई चीज डालोगे तो यहाँ से डालोगे, निकालोगे तो यहाँ से निकालोगे, तो दूसरी ओपनिंग तो है नहीं इसकी। बात क्लियर है ना। तो ऐसे एनिमल, अब इसमें हाइड्रा वाले केस में देखिए तो क्या होता है कि भाई ये बेचारा सीधा सा हाइड्रा है, ओके। ये है कुल मिलाकर के कहानी, बस। अब एक ही ओपनिंग है इसके पास में, जो आएगा वो यहाँ से आएगा और जो जाएगा वो यहाँ से आएगा। तो बोलते हैं कि एनिमल विद सिंगल माउथ एंड एनस, एक ही स्ट्रक्चर है, चाहे इसको माउथ कह लीजिए चाहे इसको एनस कह दीजिएगा, है ना। इसीलिए इसको ब्लाइंड सैक, अंदर थैला मान दिया, किताबें रखी, निकाल ली किताबें, बस अभी, ठीक है ना, ओके। आप लोग ये कह रहे हैं ना 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 ना, वो तो बिल्कुल हमारे जैसा बेचारी वो वैसे बदनाम है। बस चर्चा के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। टाइम समझा करो, आज को हमारे पास बहुत कम है। हम लोग पहले मस्ती कर लिए, पहले बड़े बड़े रिलैक्स में मोनेरा पड़ा, प्रोटेस्टा पड़ा तसल्ली से, लेकिन फंगाई से हमारे प्लान ही नहीं है वाला हमारे पास ना। लास्ट ईयर मुझे ध्यान है शायद 112 लेक्चर्स थे, और अभी के केवल 82 लेक्चर्स है। यस, तो अब लगाइएगा लगभग 1/3 वाली बात होगी ना। अब जो भी रहा हो खैर, हम नहीं कह सकते इस बारे में कुछ भी। चलिए खैर, अब ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके ओके ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो ये क्या है, इसके बॉडी प्लेन्स होते हैं अलग अलग तरह के।
बाकी जैसे इसमें दिया हुआ है कि सेल एग्रीगेशन, ब्लाइंड सेल एंड द ट्यूब विद इन द ट्यूब, वेरी गुड, ध्यान दें। अब जैसे यहाँ बात करेंगे यूसिलोमेट्स के बारे में, तो यूसिलोमेट्स को एक नाम दे देंगे ट्यूब विद इन द ट्यूब, दैट इज द ट्रू सिलो। अभी मैंने बताया था अपना पैन को, तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब पड़ी हुई है, बस इतना ही है। इस तरह से 3 तरह के बॉडी प्लान हो सकते हैं, कुछ और भी तरह का बनाना चाहे मर्जी अपना। आगे हम लोग बात कर रहे थे कि बॉडी कैविटी या सिलेंड्रोन के बारे में और सिलोम के बारे में। तो कैविटी के लिए हम लोग बोला कि एसिलोमेट होता है, सूडोसिलोमेट, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। साइटोसिलोम और एंटेरोसिलोम क्या होती है ये भी हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं। ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं सेगमेंटेशन। तो मैं बता चुका हूँ फर्स्ट सेगमेंटेशन प्लेटिहेल्मिन्थेस में, 2 सेगमेंटेशन अर्थवर्म का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, और अर्थवर्म के बाद में भी जितने हैं उन सब में ऐसा ही रहता है। अच्छा, यहाँ पर भी हो गया। और आगे बात की थी नोटोपॉड, ये क्वाड्रिटा कैरेक्टर है, वो अलग चीज है। फटाफट आते हैं अगले ग्रुप पर, दैट इज द पोरीफेरा। सॉरी, फटाफट पोरीफेरा शुरू करते हैं। हम लोग केवल कैरेक्टरिस्टिक जो मतलब बहुत शार्प कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को लेंगे, बाकी को कुछ खास नहीं लेकर के चलेंगे। और इसी के साथ में बच चुके हैं 3। ओके, बड़ी जल्दी बच गई थी। अच्छा, हम आधा घंटा वर्क किया, चलिए फटाफट। सो इसको मैं हटा दो इसको, कोई बात मत करो बच्चों। अब ये रूल बन गया कि नीट की क्लास में बोलने का राइट मेरा है, और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? अगर आप लोग बोलोगे तो वैसी किसी बात तक काम कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ तो पूरी पहलवानी करनी पड़ती है। ओके, फटाफट लेके चलते हैं। पोरीफेरा का मतलब ये है क्या, कोर बियरिंग एनिमल्स क्या है। और मैंने आपको बताया था कि क्या था, ये जो है these are considered as the plant, पहले तो इनको नॉर्मली प्लांट ही मान के चलते थे, kingdom और सॉरी phylum पोरीफेरा। So these are the core bearing animals. Yes, इसके अंदर तो जरूरी जो चीज है उसको इतना समझ लीजिएगा, मैं अभी आपको बता दिया था कि ये जो है इसका एक ऑस्कुलम है, ये कैविटी है इसकी, और इस कैविटी के बंद है नीचे से। अल्टीमेटली यहाँ से बात करें, ये हुआ और ये हुआ, और बीच में क्या बताया था आपको, क्या होंगे, ऑस्टिया होंगे। अब जहां गलतियां होती हैं उन्हें पकड़ने की खाली, ठीक है ना। बेसिकली समझ लीजिएगा ये क्या है, इसके बारे में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि मल्टी सेलुलर है, कोई टिश्यू नहीं बना हुआ है, डिप्लोप्लास्टिक है, मालूम है ना। अब यहाँ पर लेके चले, यानी बाहर वाली जो होती है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और अंदर वाली जो होती है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। यस, अब इसके ऊपर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। बाहर जो सेल्स होंगी इनको क्या बोलेंगे, प्लेट के जैसी सेल्स होंगी, इसीलिए इनको बोल देते हैं पिनेकोडर्म्स। पिनेकोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट, इसी से बन गया इसका नाम पिनेकोडर्म, ठीक है ना। दूसरी बात करें, अंदर की तरफ जो होती है स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स आर फाउंड, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं क्या, कोएनोसाइट्स, कॉलर सेल्स। यस, अंदर की तरफ जो है ये जो लेयर है इसको बोलते हैं कोएनोडर्म, मतलब कोई साइट है किसी की मिलकर बनी हुई है, तो एंडोडर्म को हम लोग नया नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोएनोडर्म। अब कोएनोसाइट्स क्या होती है, बेसिकली इसको हम लोग जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉलर सेल। क्या बोलते हैं इनको, कॉलर सेल। तो ये ट्रू कॉलर वाली सेल्स है क्या, नहीं है। नॉर्मली इसमें क्या है कि नॉर्मली आपने बताया कि इस तरह की कोई स्ट्रक्चर है, ये कॉलर बनी हुई है, उसके नीचे की तरफ ये इस तरह की ग्रोथ है, आउटग्रोथ, न्यूक्लियस है, और इसमें से निकल करके क्या बना है, एक लंबा सा अंतर लगा हुआ है, सिंपल। इस तरह की कॉलर मिलती है, इसे कॉलर सेल्स कह देते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो है दैट विल बी परफॉर्म बाय दिस सेल। क्लियर, अंदर की तरफ है, वाटर करंट का बीटिंग है, कौन करेगा, यही करेगा। पानी जो है इधर से तो आ गया यहाँ पर, अब ऊपर निकालने के लिए समर्सिबल थोड़ी लगा हुआ अंदर, इसमें नहीं लगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये अंदर आ गया तो क्या इसकी जो बीटिंग होगी, एक साथ इनकी सिंक्रोनस बीटिंग जब होती है तो उससे क्या पानी का फ्लो परितर बनेगा एंड वाटर विल मूव आउट। अरे सीधिया कहाँ, एक तरह में फ्लैजिला दिखाई तो दे रही है, एक सेल में एक निकला हुआ है तो फ्लैजिला बोलेंगे उसको। अच्छा, आपको नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए क्या, तो मेरी बात क्लियर हो गई। तो वाटर करंट की बीटिंग में करेगा। दूसरी बात एक और रहा, इसको जो फूड लेना है, फूड लेने के लिए क्या होगा कि नॉर्मली इसमें हाथी की सूंड की तरह से पकड़ा, खाने को अंदर की तरफ ले लिया, ठीक है ना। तो फूड को कैप्चरिंग करने में हेल्प करेगा। दूसरी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर गैमेट्स आ गए अंदर की तरफ तो गैमेट्स को भी तो अब ये मान लीजिए ठीक है कहीं से क्रॉस फर्टिलाइजेशन रहता है, नॉर्मली मेल अलग से सिक्रेट होते हैं, फीमेल अलग से,
तो अंदर से फ्लो के साथ में क्या है, बहुत सारे स्पर्म्स आ गए। क्लियर? ओके, इन स्पर्म्स को भी अंदर की तरफ लेना है तो कौन लेगा, वो यही लेगा। तो अंदर इसकी जो स्पंजोसील कैविटी है उसमें से जो भी मटेरियल है उसको लेने का काम यही लेके चलेगा। दूसरी एक और बात कि जो रेस्पिरेशन वाला काम करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या होगा कि यही जो सेल्स हैं वो मेजर वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो यही है ना, पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में यही है। ओके, अच्छा क्या, चलो ये सारे फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। अब यहाँ जरूरी चीज लेके चलते हैं, नंबर 1 यहाँ पर लेके चलते हैं कौन सा होगा, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यस, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है, इकाइनोडर्मेटा में। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, कई तरह का होता है, एस्कन टाइप है, साइकन टाइप है, ल्यूकन टाइप है, रेगन टाइप है। ओके, तो कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब ये है कुल मिला करके कि इसका अभी सीधा रास्ता बना हुआ है एस्कन टाइप का शराफत का, अब यही रास्ता घूम फिर करके आ रहा है, ऐसा करके लिंक खुलेगा, तब वो चीज बात एक ही है, कितने भी ट्विस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो इसकी जो कैनाल है, इसके जो ट्विस्टिंग है और बीच में अलग अलग ढंग के बहुत सारे एपोपाइल, प्रोसोपाइल, कई तरह के चैम्बर्स बन जाएंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर ही कैनाल सिस्टम्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात कर रहा था मैं आपको, जो पिनेकोसाइट्स होती है इसके साथ ही क्या होते हैं, इसमें स्पिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स होते हैं। और स्पिक्यूल्स हैं वो क्या, इसका प्रोटेक्शन वगैरह काम करेंगे। इसी की वजह से स्पंजेस को कोई और बाकी एनिमल्स वगैरह खाते भी नहीं है, क्योंकि एक तो कांटे से लगे हुए हैं चारों तरफ, बाकी कोई खास टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट होगा कहाँ से, कुछ है नहीं इसके अंदर, गिनी चुनी सेल्स है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज और याद रखना, एक होती है आर्कियोसाइट्स है और एक होती है अमीबोसाइट्स है। यस, पूछा जाता है कि एक फिनोमेना होता है दैट इज द टोटिपोटेंट सेल, कौन सी होती है, बोलिए। दीज आर द आर्कियोसाइट सेल्स। क्लियर है ना? ओके, टोटिपोटेंट से जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। बाकी की एक्सिडोसाइट्स हैं, नर्व सेल्स हैं, जो भी है वो सब होते रहेंगे। हर सिस्टम में एक चीज याद रखना, हर फाइलम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके अलावा बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है, ये आप जरूर लेकर के चलना। तो इसको जो डिवाइड किया गया, कैसे डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इसके केस में जो होगा वो क्या होगा, स्केलेटल सिस्टम। सॉरी, इसका जो मतलब एक्सोस्केलेटन है किस चीज का बना हुआ होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का है, सिलिकॉन फाइबर्स का है, ओके, ये स्पंजिन फाइबर्स का है, किस चीज का बना हुआ है, उसके बेस पे इसको हमने डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है ना। बाकी सेकेंडरी नंबर पर इसका कैनाल सिस्टम वगैरह भी इसका बेस बन सकता है, लेकिन मेनली दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ओके, अच्छा, बाकी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स कॉमनली हम जहां बात करेंगे, कहां गया इनका, बहुत छोटे छोटे से होते हैं लेकिन ग्रो करके बड़े हो जाएंगे। मतलब एक और चीज समझ लेना, कॉलोनी है, कोई लिमिट तो इसमें है नहीं। मतलब ये है, इसके साथ में एक और बड़ी बड़ी यहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ इकट्ठा हो गए, बनते रहेंगे लगातार। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दिख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आइए। तो हम लोग लेके चल रहे थे फटाफट, इसमें क्या है ना, इसका टाइप स्टडी ज्यादा नहीं लेकर के चलेंगे। वैसे टाइप जो है प्रोटोजोआ की ज्यादा खतरनाक थी, वो हम लोग ले चुके हैं। हाँ यस, मैं यहाँ आपके साथ में जो शेयर करना चाह रहा था, आपको हर एक ग्रुप में मैं यहाँ लिख देता हूँ और साथ साथ लिख देते हैं। एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया गया, ओके। दूसरा, इसमें जो भी जो लार्वा बने वो कौन कौन से लार्वल स्टेज, अगर किसी में बन रही है तो याद रखना जरूरी है, कौन सा लार्वा किसका है, एफाइरा किसका है, पैरेन्काइमुला किसका है, एम्फीब्लास्टुला किसका है, बहुत सारे लार्वा बनते हैं, ठीक है ना। अभी कॉमन कैरेक्टर्स में हम चाहे तो कह भी सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट इसको बोलते हैं जब वो अपने जैसा ही कोई ऑर्गेनिज्म, बस बाद में उसका साइज बढ़ना है और कुछ नहीं होना, यस। लेकिन अगर जो डेवलप हुआ है, चाहे वो अंडे से निकला हो चाहे कहीं और से निकला हो, अगर वो एडल्ट से किसी भी हालत में मिलता जुलता नहीं है तो हम लोग उसको कह देते हैं लार्वा, लार्वल स्टेज, यस। तो इफ द ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट पासिंग थ्रू द लार्वल स्टेज देन दैट इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट वन, ओके। बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां भी लार्वा है, इसका मतलब समझ लेना वो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, ठीक है। कॉकरोच में होता है कि लार्वा कोई नहीं, हाँ ना, क्या, यस, बिल्कुल नहीं होता। उसका जो छोटा होता है उसको निम्फ बोलते हैं। निम्फ का मतलब है तो बहुत छोटा सा कॉकरोच, बस थोड़ा सा उसका कलर वालर गोरा है, बाद में काला हो जाता है, ठीक है ना। चलिए खैर, चलो, तो यहाँ हमारी बात क्लियर होगी डेवलपमेंट के बारे में। अब फटाफट कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, कुछ समझ लीजिए।
यहां पर एक तो नाम याद रखिएगा एलिस ग्रांट का, किसका? साइंटिस्ट है एलिस ग्रांट, ओके, हु डिस्कवर्ड द एनिमल नेचर ऑफ द स्पंजेस। वरना इससे पहले तो स्पंजेस को इंसान नहीं मानते, इंसान मतलब एनिमल्स नहीं मानते थे, क्या मानते थे? प्लांट्स मान के चलते थे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें रेडियली सिमेट्रिकल होंगे क्योंकि सेडेंटरी फॉर्म है। ये हो गया। हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, जो इसके जो लार्वा बनेगा, इसमें 2 लार्वा याद रखना। एक तो याद रखिएगा कौन सा? एम्फीब्लास्टुला लार्वा। कौन सा? एम्फीब्लास्टुला लार्वा। और दूसरा इसी के जैसा होता है, दैट इज द पैरेन्काइमुला लार्वा। कौन सा? पैरेन्काइमुला लार्वा। ओके, अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कॉमन नेम के साथ में आपने याद रखना है कि कॉमन नेम क्या है इनका और साइंटिफिक नेम क्या है। ओके, चलिए, तो यहां हम अगर बात करें, एक तो आता है आपका वही वीनस फ्लावर बास्केट। यस, वीनस फ्लावर बास्केट क्या है? बोलिए। यूप्लैटेला। यस, और एक और लेके चलते हैं वीनस गर्डल। यस, एक और लेके चलते हैं वीनस फ्लाईट्रैप। होता है कुछ? अरे कुछ नहीं होता, ये प्लांट होता है। और वीनस गर्डल जो है इसमें नहीं आएगा, उस स्टोर में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ओके, मैं जानबूझ के लिखा है इसको, एक जैसे नाम जहां हो वहां कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप उसको कभी भी अलग से जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने बात किया था वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में। एक बात करेंगे यहाँ पर ग्लास रोक स्पंज के बारे में। ओके, इसका नाम है हाइलोनीमा। बिल्कुल आसान है याद करना। हाइलो माने ट्रांसपेरेंट, तो ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट है, और नीमा माने थ्रेड यानी कि रस्सा, बस हाइलोनीमा। ओके, बाकी आपको मालूम है वीनस फ्लावर बास्केट जो होता है दैट इज द वेडिंग गिफ्ट। ओके, और जापान में, चाइना में कहीं भी दे दीजिएगा, जहां डाइवोर्स ज्यादा होते हैं वहां पर देते हैं। ओके, इंडिया में तो डाइवोर्स होते नहीं है, कम होते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको समस्या ही नहीं है, बस एक बार शादी हो जाए उसके बाद में कोई। एनीहाउ, तो इसको पूछा जाता क्वेश्चन ऐसे करके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इज गिफ्टेड एज द विनर, क्या नाम है, वो जो भी रहता हो, शादी वादी मैरिज गिफ्ट वगैरह जो लेके चलते हैं, क्या बुके हो या कुछ भी रहा हो। बेसिकली इसके अंदर क्या रहते हैं, 2 छोटे-छोटे से श्रिम्प्स रहते हैं। 2 का मतलब कितने सारे भी श्रिम्प्स रहते हैं, और श्रिम्प जो है अपने आप बचाव के लिए रहेंगे। नॉर्मली क्या है, आपके क्रस्टेशियंस है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। केंकड़ा देखने में जितना खतरनाक है उतनी ज्यादा बेकार है, कारण पूरे समुद्र में जो भी पड़ा है उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि खाने में बड़ा डिलीशियस होता है, न्यूट्रिशियस होता है। ओके, देखने में डरावना है, बाकी उससे कोई खास ऐसा नुकसान नहीं रहता। ओके, तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेगा, वो इस ग्लास रोक स्पंज के अंदर घुस जाएगा, उसमें क्या नाम है, वीनस फ्लावर बास्केट के अंदर। अल्टीमेटली वहीं चुपचाप जो फिल्टर होकर के आए उसी में खा पी कर काम चलाएगा। अब खाएगा तो बड़ा तो होगा ही होगा, और अंदर ही अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उसको तोड़कर कभी बाहर निकल नहीं पाता। यस, पूरी लाइफ उसी के अंदर रहता है। और उनका जो मतलब रहा हो कि मैंने ठीक है एक बार शादी कर ली तो फिर ऐसे ही फंस जाओगे, जिंदगी में बाहर निकल नहीं पाओगे। हैं जी, क्या करता है दुआ बताओ। वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब माउंटिंग की बात कर रहे हैं आप लोग, माउंटिंग कवच होता है आपका, तो क्या फर्क पड़ना है उससे। मतलब मेरा कहने का है कि उसमें साइज में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब ज्यादा बड़ा होगा तो उसका नेट को मार के बाहर नहीं निकल पाएगा। देखने में कभी आपको मौका मिले तो जैसे आपका वो होता है ना, गांव में जलाते हैं गैस का हंडा, क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोमैक्स। पहले पेट्रोमैक्स तो होता था, इसमें पिंटी का तेल भरते थे, आजकल गैस वाले आ रहे हैं, वो मेंटल आता है उसके ऊपर, तो बिल्कुल मेंटल जैसा लगता है देखने में। ओके, चलिए फिर एनीहाउ आगे की तरफ हम लोग बात कर रहे थे, इसकी लार्वल स्टेज हो गई है। और मैंने इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स थे उनके अंदर हम लोग बात किए थे किसके बारे में। ओके, वी हैव डिस्कस अबाउट द बाथ स्पंज होती है जिसको बोलते हैं यू स्पंजिया। ओके, और एक नॉर्मल और हुआ हाइलोनीमा बताया मैंने आपको। बाकी हॉर्स स्पंज जो है हिप्पोस्पंजिया, नाम से पता लगा हिप्पो माने हॉर्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक और समझ लें, इट इज द क्लायोना, जिसको बोलते हैं नॉर्मली क्लायोना, बोरिंग स्पंज। यस, एक आता है कैलाइना, CHALLINA, कैलाइना, इट इज डेड मैन्स फिंगर। क्लियर है ना, डेड मैन्स फिंगर। अरे जैसे मरे हुए आदमी की उंगलियां होती है ना, इस तरह के स्पंज की ग्रोथ हो जाती है ब्रांचेस की, और देखने में ऐसा लगता है किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा नीचे व्हाइट कलर का। ठीक, खैर नेक्स्ट लेके चलते हैं। एक और होता है आपका कैलाइना। यस, कैलाइना को बोलते हैं मरमेड ग्लव्स। मरमेड मतलब ग्लव्स, मतलब ऐसे लगता है देखने में, या तो इसको डेड मैन फिंगर कह दो, मैंने बताया भी आपको, ठीक,
या मान लो जैसे कि जलपरी कोई होती होगी, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन जलपरी के जो दस्ताने होते हैं मान लेते हैं कि उसके दस्ताने हैं। जैसे हमारी कहानी है ना बहुत सारी, ऐसी कहानी हर जगह रहती है। ग्रीक मैथोलॉजी में तो हमसे भी ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी बनाई हुई है। खैर आते हैं फटाफट आगे की तरफ। दैट इज द नेक्स्ट फाइलम एंड इट इज सिलेंट्रेटा। ठीक है, छोड़िए, चलिए फटाफट। नेक्स्ट ग्रुप है सिलेंट्रेटा और टिनोस्पोरा के दो तीन कैरेक्टर बताने, बाकी ज्यादा मतलब चीज यहाँ पर नहीं है। लेते हैं सिलेंट्रेटा। ओके, तो सिलेंट्रेटा का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कैविटी है इसको क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इससे इसका नाम सिलेंट्रेटा पड़ गया। दूसरा इसका एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड निडेरिया। ओके, निडेरिया का मतलब इसके अंदर जो है स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं। अभी निमेटोसिस्ट हम लोग इससे पहले पढ़े थे, बताया था मैंने आपको हाइड्रा की जैसे निमेटोसिस्ट बनेगी कहां पर, प्रोटिस्टा में। ओके, चलिए तो यहां बताया मैं आपको निडेरिया, यहां पर क्या है निमेटोसिस्ट की वजह से इसका नाम बन गया। और ये जो निमेटोसिस्ट है दैट इज कॉल्ड एज द स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल, दंश कोशिका, डंक मारता है बहुत तेज। ओके, चलिए बाकी कॉमन कैरेक्टर्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं। आपने कहा टिश्यू बन गया है इसके अंदर, आपने बताया कि सिलोम का कोई लेना देना नहीं है, आपने कहा बायलेटरल सिमेट्री है, ये वो बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी बात करें, इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसकी लाइफ में बहुत सारे जॉइड्स होते हैं, मतलब स्टेजेस होती हैं। दो स्टेजेस मेनली बात करते हैं हम लोग, कौन कौन सी स्टेजेस हैं लाइफ के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक होती है पॉलिप और दूसरी क्या होती है मेड्यूसा। मेड्यूसा वैसे होती है, देवी थी उसका नाम है, ठीक है ना। हाइड्रा भी एक राक्षस था, उसका नाम है, रख दिए जैसे चाहे, हमारे यहाँ ढूंढा जाता है तो हम उसका नाम ऐसे रख देते, नल नील ऐसा कोई नाम रखते हैं उसका। क्लियर, यहाँ पर आ जाइए, पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज समझ लें जरा। अब इसका जो क्लासिफिकेशन का बेस भी है वो भी क्या है, इन्हीं के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, बहुत जरूरी चीज। ठीक, नॉर्मली इसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक बताया जिसको कहते हैं हाइड्रोजोआ, नाम से क्लियर है, हाइड्रा आएगा। दूसरा जो बात करते हैं इसको बोलते हैं साइफोजोआ, साइफोजोआ। और तीसरा जो है इसको क्या बोलते हैं, एंथोजोआ। यस, नॉर्मली इसमें हाइड्रा और हाइड्रा जैसे सेडेंटरी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हालांकि हाइड्रा जो है टोटली सेडेंटरी नहीं है, मतलब हमेशा फिक्स होकर के नहीं रहता, अपनी मर्जी से चेंज कर देगा। लेकिन इसके बाकी और जो मेंबर्स हैं वो नॉर्मली क्या है, सेडेंटरी हैबिट के भी, जैसे कि खास तौर से उबेलिया। इसमें एग्जांपल्स में बात कर रहा हूं, जैसे एक तो आता है उबेलिया, इसको क्या बोलते हैं, सी फॉर्म बोलते हैं। यस, दूसरा जो मैं बात कर रहा था इसके अंदर ही आएगा हाइड्रा, नाम से पता लग रहा है आपको। यस, दूसरा तीसरा एक और लेकर चलते हैं, इसके अंदर आ जाएगा फाइसेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट, फाइसेलिया। ठीक है ना, ये तीन कुछ कॉमन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। बेसिकली बात की जाए साइफोजोआ के बारे में, इसके अंदर हम लोग लेकर के चलते हैं, क्या आती है, जेली फिश आती है। बात समझ आ रहा है ना, तो जेली फिश है तो मोटाइल होंगी। अब यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इसके अंदर दोनों स्टेजेस होती हैं, बोथ फेजेस होते हैं, यानी कि पॉलिप और मेडुसा दोनों फेज होंगी। क्लियर है ना। ठीक, पॉलिप बेसिकली क्या है, इट इज द वेजिटेटिव फेज, खाएगा पिएगा बस पॉलिप स्टेज में, और जब रिप्रोडक्शन करना होगा तो क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द मेडुसा स्टेज। बात क्लियर है। ओके, अच्छा एक चीज और समझ लेना, बायोलॉजी में एक और रूल है, वैसे बने रहते हैं, अच्छी बात है, इनको कोई समीकरण नहीं लगानी पड़ती। बायोलॉजी में यह है कि जो सेडेंटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लार्वल स्टेज हमेशा मोटाइल होगी, अदरवाइज जो जहां पर है वो उसके बच्चे भी आसपास ही डेवलप होते रहेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं बिल्कुल भी। बात क्लियर है ना। या जो बहुत स्लो वॉकिंग है उनकी लार्वल स्टेज बहुत फास्ट वॉकिंग होगी, या उसके पास कोई ना कोई टेक्निक जरूर होगी जिससे कि वो दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, ओके। तो यहां भी जैसा भी बात कर रहे थे आपको कि क्या होगा, इसकी मेडुसा स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज हुई, और ये मोटाइल स्टेज है। ठीक है, ओके, आगे लेके चलते हैं। यहां पर इसके अंदर जो आते हैं इनको बोलते हैं कोरल्स, क्या बोलते हैं, कोरल्स, मूंगा। ठीक है ना। इसके अंदर क्या रहती है नॉर्मली, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे, इट हैविंग ओनली द, ये भी क्या है, पॉलिप स्टेज है। इसके अंदर केवल और केवल मेडुसा स्टेज होती है। इसके अंदर क्या बताया मैंने आपको, दोनों स्टेज बनके चलती है। ठीक है ना। जेलीफिश के बारे में बात करेंगे, साइफोजोआ, एक का ही नाम याद रखिएगा जिसका नाम है ऑरेलिया ऑरिटा, बस, बहुत हल्की। ठीक है ना। बाकी कोई बहुत बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, ये वो कोई लेन देन नहीं। ठीक है, आगे आ जाइए।
यहाँ बात करें थे मूंगा के बारे में, तो मूंगा के अंदर जो आ जाएंगे, यहां पर आपको कुछ याद रखने हैं। जैसे एक याद रखना है आपको, दैट इज द मेट्रीडियम। ओके, एक और लेकर चलना है, इसका नाम है अडेंशिया। ठीक है ना। बाकी बहुत तरह के जब कोरल, बहुत तरह के कोरल्स होते हैं, जैसे एक होते हैं मिनेंड्रिया, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, क्या मिनेंड्रिया, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल बोलते हैं। एक होता है फंगिया, इसका नाम जो है नाम से पता लग रहा है, फंगस कोरल बोल देंगे इसको। ठीक है ना। और भी कई सारी स्पीशीज होंगी, देख लीजिएगा। तो ये कॉमनली बात समझ में आ गई आपको, दोबारा समझ लें। इसको बोलते हैं सी फर, FUR। दूसरा हाइड्रा तो हाइड्रा है, फाइसीलिया जो है क्या बोलते हैं इसको, यस इट इज कॉल्ड एज द पुर्तगाल, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा, बिकॉज इसके अंदर जो निमेटोसिस्ट होता है, उसके अंदर जो हिप्नोटॉक्सिन हुआ, पॉइजन जो हुआ, बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ। यस, और मान के चलते दैट इज 20 टाइम्स मोर डेंजरस देन द कोबरा पॉइजन। ठीक है, ओके। और पुर्तगाल जो कंट्री है, उसका जो नॉर्मली सी शोर है, उसके जो किनारे का समुद्र का इलाका है, वहां पर बहुत मिलता है, तो उसकी वजह से नॉर्मली कोई समुद्र में से क्रॉस करके उसका नहीं मानते, ऐसी पुरानी मान्यता है। ठीक है ना। आपको समुद्र में कोई तैर के थोड़ी ना जाएगा, तो बोट में बैठ के जाएगा, कर ले क्या कर लेगा, या शिप में जाएगा या फिर किसी और तरीके से जाएगा। एनीहाउ पुरानी कहावत है। तो पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा, ओके। पुर्तगाल नाम सुना है ना आपने? इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा तो आया था, उससे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, समझ लेना पहले। यस, उसके बाद में डच आते रहे, फिर फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए, बहुत सारे लोग आते रहे। ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, तो ये कुछ क्लियर हुआ आपको? तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रहा? ये रहा, कॉमन नेम आपको पता लग गया। इसके अलावा इसमें गॉर्गोनिया आता है, सी फैन बोलते हैं इसको, एक पेनेटिला आता है, इसको सी पेन बोलते हैं। ठीक है ना। एक सी पेंसी आता है, और इसका नाम वलेला है, वलेला, वलेला, VELLELA। इसको बोलते हैं लिटिल सेल, लिटिल सेल। छोड़ो बकवास, मतलब इस तरह करके। खैर, तो कुल मिलाकर के मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो है सिलेंट्रेटा के कॉमन मेंबर्स हुए। हम यहाँ एक चीज बात बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो कोरल्स हैं, इससे रिलेटेड दो चीजें। एक तो आपको मालूम है प्रेशियस कोरल्स होते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेशियस रेड कोरल, अंगूठी में पहनने वाला महंगा लाल रंग का मूंगा, नाम क्या है? याद रखिएगा, इट इज कोरैलम, कोरैलम, स्पीशीज है रूब्रम, याद रहेगा, कोरैलम रूब्रम। ओके, प्रेशियस कोरल, रेड कोरल। अच्छा, दूसरा एक और चीज यहाँ इससे रिलेटेड मैं आपको परसों बता रहा था, जब डायोटेमिशियस अर्थ हम लोग पढ़े थे, कहाँ, प्रोटिस्टा के केस में, तो आपने बताया कि वहां पर डायटम्स की वजह से डायोटेमिशियस अर्थ बन जाती है, क्योंकि उनका जो डिपोजिशन से लगातार वो चलता रहेगा। यस, यहाँ भी जो कोरल रहते हैं, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन रहता है। ठीक है ना। हार्ड डिपोजिशन है, मरते जाएंगे, उगते जाएंगे, मरते जाएंगे, उगते जाएंगे। और खासतौर से जो ट्रॉपिकल एरिया है, जहाँ पर गर्म पानी है समुद्र में, पानी समुद्र तो हर तरह के होते हैं, ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं भाई। जहाँ पर उसका लैटिट्यूडनली ऊपर की तरफ है तो ठंडा होगा, नीचे की तरफ है इक्वेटोरियल के आसपास तो गर्म होगा। तो मेरा मतलब है कि इन इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं। और मैंने आपको परसों में बताया था वाली बात कि हमारा जो एडम्स ब्रिज है, इसको आप लोग श्री राम सेतु बोल देते हैं, रामेश्वरम वाला, जो अपने इंडिया को किससे कनेक्ट करता है? पाकिस्तान से, हाँ, श्रीलंका से। गुड। और बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? पाल स्ट्रेट बोलते हैं। यस, याद रखना, यहाँ पर अपना ये जो साउथ है ना, यहाँ से होता हुआ एक ऐसे करके एक डमरू सा बन गया है, और फिर इसके बाद में क्या शुरू हो गया? श्रीलंका शुरू हो गया। ठीक है ना। और इसी चक्कर में क्या है कि जब इंडिया का नक्शा बनाएंगे, श्रीलंका जरूर जुड़ जाएगा करके, ऑल्दो श्रीलंका इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। यस, इसको क्या बोलते थे नॉर्मली? इसको, हाँ, हिंदी में क्या बोलता था आपने? भाई तमिलनाडु तो है ही, इसको हम लोग जो बोलते हैं स्ट्रेट बोल देते हैं, इसको बोलते हैं जल डमरू मध्यम। ये डमरू जैसा बन गया ना, ये पतला सा जो भी रहा, इसी को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। अक्सर इसको लोग पाक स्ट्रेट पढ़ लेते हैं, तो पाक को लोग पाकिस्तान की तरफ सोचते हैं वहां रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वापस आ जाइए। तो ये क्लियर हो गया आपका? ओके। दूसरा, दुनिया में बहुत जगह पर इस तरह का डिपोजिशन है, नॉट ओनली इन द इंडिया, ऐसा नहीं हमारे यहाँ है, बहुत जगह पर है। सबसे ज्यादा बात करें हम लोग, लुक हियर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज द कोरल रीफ। क्या बोलते हैं? कोरल रीफ, प्रवाल की चट्टानें। और सबसे बड़ी कोरल रीफ कहां पर है? द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। यस,
और सबसे बड़ा डायटोमिशियस अर्थ का डिपोजिशन कहाँ बताया था मैंने आपको? लॉम्फक कैलिफोर्निया, यूएसए। खाली यूएसए से काम नहीं चलेगा, मुसीबत है कि ये अब छोटे छोटे इलाके में पूछने लगे हैं, ठीक है ना। लॉम्फक डिस्ट्रिक्ट रहा हुआ कोई वहां का है छोड़िए। एनीहाउ इतना हो गया, ओके। सो आगे अभी हमें थोड़ा सा क्या लेके चलना है, हाइड्रा के बारे में हलचल पूछ लेते हैं। हाइड्रा जो है इसके अंदर स्पेशल जो चीज है, एक तो आपको ये चलना निमेटोसिस्ट होती है, कई तरह की निमेटोसिस्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। नॉर्मली इसके अंदर क्या है, स्टिंगिंग सेल्स होती है और इनका जो काम है ऑफेंस का, डिफेंस का, प्रोटेक्शन का, एंकरिंग का, ओके। तो ये सारा काम करके चलेगी, फूड कैप्चरिंग का, ये सारे काम में जो है हेल्प करना शुरू कर देंगे, ठीक। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, हाइड्रा के अंदर अगर वो पूछता है इन केस ऑफ हाइड्रा द टोटिपोटेंट सेल जो होती है कौन सी होती है, दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। याद रखना, इंटरस्टिशियल सेल्स हम लोग भी पढ़ते हैं, हमारे बॉडी में भी होती है, कहाँ, टेस्टिस में, मालूम है, हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है ना, जिसको कौन रेगुलेट करता है, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या छोड़ो, याद रखना हाइड्रा के केस में टोटिपोटेंट सेल्स है वो यही है, ठीक। अब यहां पे याद रखना है आपको नाम, दैट इज द मिलने एडवर्ड, ठीक, मिलने एडवर्ड। एक नाम याद रखना है ट्रम्बले का, मालूम है ना, ट्रम्बले ने क्या किया था, देखिए इनके अंदर क्या है, रीजनरेशन की पावर ज्यादा अच्छी है क्योंकि टोटिपोटेंट सेल्स हैं, और दूसरा कोई स्पेशल वाली बात तो है नहीं। सोचने वाली बात है कि जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम रही हो उसको क्या हो तो कैसे भी खुश रह लेगा। यस, समस्या किसके साथ में चाहिए, उसको वॉशरूम अलग से चाहिए, उसको डाइनिंग रूम अलग से चाहिए, मतलब बहुत सारी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको एडजस्ट होने की समस्या आएगी, ठीक है ना। जिसको क्या है, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम रही हो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर है कि इसके अंदर रीजनरेशन की पावर अच्छी है इन ग्रुप्स में, ओके, और रीजनरेशन की पावर की वजह से ट्रैम्पलेट डेवलप 9 हेडेड हाइड्रा, 9 सिर वाला हाइड्रा डेवलप कर लिया उसने काट करके, ठीक है ना। जैसे ये हुआ ना, केला होता है, जैसे केले का छिलका आपने एक उतारा, एक तरफ हो गया, एक निकाला एक तरफ, तो उसने क्या ऐसे कर काटा, 2 हेड बन गए, फिर उसको काटा 4 हेड बन गए, इस तरह 9 हेड वाला हाइड्रा डेवलप करने में वो डेवलप हो गया था, यस, सक्सेस हो गया था। बेसिकली आप लोग ग्रीक मैथोलॉजी की मूवीज जब देखें नीट का सिलेक्शन होने के बाद, मैं उससे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, अब देखेंगे वहां पर भी कहानी ऐसी चलती थी, उनकी एक रानी हुआ करती थी, उसके सर में लंबे लंबे से सांप लटकते रहते थे 9, ठीक है ना, उसी का नाम हाइड्रा हुआ करता था, और उसी से जो है सबको डेवलप कर दी कहानी। क्या छोड़ो, एनीहाउ, तो ये सब बातें क्लियर होगी आपको, कॉमन मैंने एग्जांपल बता ही चुका हूं। बाकी इस फाइलम में ऐसा कुछ खास बात नहीं है। बाकी बताया कि एक इसमें पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, गैस्ट्रिक, इसमें क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, याद रखना। मैंने स्पंज के केस में नाम दिया था पैरागैस्ट्रिक कैविटी, यहां पर इसको बोलेंगे क्या, कहां का हाइड्रा, कहां बनाया था, कोई बात नहीं, जहां भी रहा हो, ये आपने बात किया, तो इसकी जो कैविटी है इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर और बाद में जो है फूड, मतलब इसके जो कुछ एंजाइम्स है यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद में जो है हल्का डाइजेस्ट हुआ और फिर यहाँ से इसको एब्जॉर्ब करके चलेगा, ठीक है ना। तो पहला एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, बाद में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, इज दैट क्लियर, ओके। डाइजेशन किसी में भी हो, मीडियम पहले कैसा होगा, हमेशा एसिडिक मीडियम पहले होगा, बाद में उसका मीडियम अल्कली की जरूरत पड़ेगा तो अल्कली बन जाएगा, क्लियर, लेकिन एसिडिक जरूर बनेगा। क्यों, क्योंकि जो भी लक्कड़ पत्थर है, आप लोग एलर्जी वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाकर के, तो वहाँ आप देखेंगे सबसे पहले पैथोजन को मारना जरूरी है। हम बोल रहे हैं बड़ जो है, तो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर घुस रहे हैं और जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मतलब वो बनाना है ना। खा रहे हैं आप कुछ भी, आप तो चलो बहुत समझदार हैं कि हमने गर्म कर लिया, खा लिया, प्रोसेसिंग कर ली खाने की, अब गाय भैंस तो ऐसे पकड़ा जो भी मिला खा गया, सबसे पहले तो इसको स्टोमक में जाएगा, उन बैक्टीरिया को एकदम खलास कर देगा, मार देगा, उसके बाद तो काम होगा आगे, नहीं तो खाते बीमार पड़ जाएंगे, छोड़ो उसको। तो ये हमने बात की किसके बारे में, सिलेंट्रेटा के बारे में, यस। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एंथोजोआ से रिलेटेड, ये कोरल से रिलेटेड आप लोग एक चीज और पढ़ते हैं, कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल। मैं आपको बताया हुआ कि इसमें जैसे एक स्नेल का खाली शेल हुआ, यस, इसके ऊपर क्या होता है, नॉर्मली ये स्नेल का शेल है, इसके अंदर कोई क्रैब घुस जाएगा, यस, और इसके ऊपर क्या है, कोई ये जो होता है एडम्शिया, कोरल वगैरह ग्रो कर जाएगा, इस तरह से उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, यस। तो हम लोग बात करते हैं कि इसके और इसके बीच में ये तो डेड है, कोई मतलब नहीं है इसका, कोरल्स के बीच में, और ये जो क्रैब है, हर्मिट क्रैब बोलते हैं इसको, कहने को साधु है, ओके, लेकिन क्या है, इसकी आड़ में छिपा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि इसके बीच में, दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, इसको कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग म्यूचुअलिज्म मान लेते हैं, कुछ लोग कॉमन सेलिज्म मान लेते हैं, कुछ कहते हैं दोनों को फायदा है, नुकसान किसी को खास नहीं हो रहा, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं साहब, इसको कोई फायदा नहीं हो रहा, इसको जो है फायदा ज्यादा हो रहा है,
क्या छोड़ इन सब प्राणियों को। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी, ठीक है ना। ओके, मैंने बताया था आपको कि ग्रेट बैरियर रीफ दैट इज समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आगे चलते हैं। अगला जो फाइलम है दैट इज द कौन सा है, पहले तो हाइड्रा भी बहुत डिटेल में हुआ करता था, अब आपके लिए नहीं है। यहां पर एक चीज और देख रहे हैं ना, हाँ यस यस, मैंने यहां बोला था ना साइफोजुआ, यहां पर याद रखना जेलीफिश का जो लार्वा है उसका नाम है इफाइरा लार्वा। यस, इफाइरा स्पेशली पूछा जाता है। ओके, अरे हाथ निकाल लो, ठंड थोड़ी ना पड़ रही है, कुछ ना कुछ कोशिश करो। मैं जान रहा हूं कि आप लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे, फिर भी मैं बोर्ड पर फटाफट लिख रहा हूं, बस में है ना। मतलब अपने हाथ को जब चलाते हैं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, बिकॉज ऑफ व्हाट मैं बाद में एमएड भी किया है, वहां पर हम लोग साइकोलॉजी स्टडी करते हैं ज्यादा। तो साइकोलॉजी में ये रहता है कि अगर हम अपने हाथ से कुछ भी एक बार लिख भी देते हैं ना, तो वो चीज कंपैरेटिवली वर्बली पढ़ने की हमें ज्यादा अच्छी तरह याद हो जाती है, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है कि आपने उसको आप देख उधर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके बोल करके लिखते रहिएगा। होता है ना, जो लाइक एवरेज लर्नर्स होते हैं, जिनको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं हूँ, उनके लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि कमरा बंद कीजिएगा, ओके, और उसको किताब उठाइए, अपना नोट्स जो भी आपने बनाए हैं, जहां से भी आपने, पहली बात तो ना अपनी बुक्स फिक्स कर लीजिएगा। मोर बुक्स मोर कंफ्यूजन, याद रखना। ज्यादा चक्कर पढ़ोगे, अरे यार मुझे आलिन के भी नोट्स मिल जाए, मुझे आकाश के भी मिल जाए, मुझे नीट वाले सर के भी मिल जाए, अरे यार वो वाले सर बहुत अच्छा, उनके क्या करोगे, इतना दुनिया का कबाड़ इकट्ठा कर लोगे, पढ़ एक भी नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि ओनली बुक पकड़िए एक। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में अच्छी तरह जान रहा हूँ। पुराने दौर में ऐसा हुआ करता था, आपके फादर या फिर जो भी रहे हो उनसे पूछिएगा, उस दौर में समस्या ये रहती थी कि उनके पास लिटरेचर नहीं होता था। यस, उनके अंदर भूख थी लिटरेचर की। अब मुसीबत है कि इतना लिटरेचर इकट्ठा हो गया है कि अब भूख नहीं लग रही आपको। यस, आप कंफ्यूज है कि मैं इसको पढ़ूं कि इसको पढ़ूं कि इसको पढ़ूं, फिर सोचता हूँ चलो कल सोचूंगा, फिर पढ़ना शुरू करूंगा, और कल कभी आता नहीं है। ऐसे होता है ना। आई रिमेंबर उस समय जो बुक्स आ करती थी, एक आती थी प्रोफेसर रमेश गुप्ता की बुक जूलॉजी, और एक आती थी एमपी कौशिक सर की बुक। ओके, बॉटनी मेरा स्पेशलाइजेशन है, अपना सब्जेक्ट है। एमपी कौशिक की वो 12th वाली बुक पूरी थोड़ी लट गई थी, बिल्कुल रट गई। कारण क्या है, और कुछ था ही नहीं, एक वही थी, उसको 3 बार 4 बार जितनी बार भी पढ़ना था, एक एक वर्डिंग उसकी है क्लियर हो गई। तो मेरा मतलब ये है, और कंपेटिव उसकी बेस पर जो है एक दौर था जिसमें कि मैंने भी जो है बीडीएस क्वालिफाई किया, बीडीएस में नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली, अलग बात है। उसमें पेमेंट स्कूल्स वगैरह कम हुआ करते थे कॉलेज, आजकल तो बहुत खुल गए। तो मेरा मतलब क्या हुआ, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, बस ये कि हाँ मैं अपने बायो की बात बता रहा हूँ केवल। हाँ इतना है, फिजिक्स मेरा हमेशा से वीक था, केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, आगे पढ़ा बीएससी वगैरह में अच्छा हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक पर्टिकुलर बुक पकड़ लीजिए, उसको 2 बार 3 बार 4 बार उसी को पलटते रहिएगा। यस, आपको टॉप नहीं करना, हमेशा याद रखना। जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि मुझे टॉप करके दिखाना है, तो वो पता लगा क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। आपको बस क्वालिफाई लेकर के एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, बस बात खत्म। अच्छा सा मतलब इसमें पैसे कम लगते हो, सीधी सी बात, ठीक है ना। इससे ज्यादा चक्कर में नहीं रहना। तो उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। साथ में जब आपको हो गया फ्लो डायग्राम, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि फ्लो डायग्राम बनाते रहिए। जैसे मैंने क्लासिफिकेशन पूरा फ्लो डायग्राम बनाया, तो रफली बना करके पढ़ना थोड़ी ना आपको उसको, आप बस फटाफट बोलते जा रहे हैं और ऐसा रफली कागज पे लकीर खींचते जा रहे हैं, बस इतना ही काफी है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की प्रैक्टिस करो, ऐसा लिखो जो कोई समझे ही ना। यस, चलिए आगे लेके चलते हैं हम लोग। अगला जो चीज, हाँ बोलो। नहीं इंग्लिश मीडियम भी आता है, दोनों बिल्कुल आता है, लेकिन मैं समस्या में बता रहा हूँ क्या है। वो तो कौशिक साहब तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए। अब मीनाक्षी शर्मा उनकी कोई फ्री की कमीशन खाने वाली जनरेशन है, उनकी बच्चे रहे हो, मुझे मालूम कौन है वो। ओके, वो लोग गलती उनकी ये है कि वो लोग रिवाइज नहीं करते। अब अच्छे क्वेश्चन, मतलब पुराने तरह के क्वेश्चन मैं आपको यही बता रहा था, जिसको हम आज एक दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे, उससे तैयार करने में 1/3 पोर्शन ऑफ जियोलॉजी हुआ करता था। लोअर फाइला का 1/3 यानी 100 क्वेश्चन में से कम 35-40 क्वेश्चन इसी ग्रुप में से आते थे। तो तब तो इसको बहुत डिटेल में थे, तो उन बुक्स में ये चीज दी हुई है, समझ रहे ना। मोनेरा क्या होता था, कोई खास नहीं, शॉर्ट में दे दिया बैक्टीरिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब उस समय का जो लिटरेचर था और आज के लिटरेचर में यही अंतर है कि वो क्लासिकल टॉपिक्स जो थे वो नहीं पूछे जाते, समझ रहे ना। अभी आप देखेंगे यूनिट नंबर 1 जो है, पुराने दौर में जिस यूनिट नंबर 1 का वेटेज 33% हुआ करता था, आज के दौर में आप लगाइए कि 90 क्वेश्चन आते हैं आपके, 90 में से ज्यादा 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे केवल। कितने परसेंट हो गया, 7 या 8%। ऐसे हुआ ना, अरे ऐसे हुआ ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना कम परसेंटेज जो आ गया इसका रोल करके, तो उसका इसलिए थोड़ा फायदा नहीं, एडवांस टॉपिक उसमें कम है।
एडवांस जैसे जेनेटिक्स, सबसे खतरनाक टॉपिक आपके लिए कौन सा है? जेनेटिक्स। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स। ओके, तो वो जो यूनिट है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ओके, फिर रिप्रोडक्शन, फिर अभी आपका आएगा बायोमॉलिक्यूल, जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम लेना कोशिश करूंगा। अभी पीछे बात कर रहे थे शायद बायोमॉलिक्यूल्स में से ऑलमोस्ट निकाल के चले थे कि 8 क्वेश्चंस एक यूनिट को उसमें चैप्टर में से आए। ओके, तो ये एडवांस पोर्शन उनमें थोड़ा सा कम दिया हुआ। ओके, चलिए मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलो, पुरानी मिल जाए तो आप आज से ले लीजिए, पढ़ना अच्छा लगा आपको। चलिए, किताबों का दौर बदलता रहता है। पहले कभी जॉर्डन एंड निगम की बुक आया करती थी, वो आजकल आपको खोलने में भी नहीं मिलेगी, कहीं पर कबाड़ी जाम नहीं मिलेगी। क्लियर? उसके बाद में रमेश गुप्ता आती थी, आजकल वो कम हो गया। हाँ, रमेश गुप्ता की बुक आज भी आती है, मेरे पास में है ना, लेकिन उसका दौर अब कम हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, आपका आजकल जो चल रहा है PS धामी की चल रही है, CBSE में आती है। ओके, PS धामी, और एक आते हैं डॉक्टर VK अग्रवाल, ये कई सारी बुक्स आती है। मतलब एक प्रदीप वालों की आती है, किसकी है वो, अग्रवाल एंड अग्रवाल की करके, श्रीवास्तव की भी आती है, NP श्रीवास्तव कौन है, खैर छोड़ो, मतलब नहीं हमें। तो मैं बात कर रहा था अभी आपके एक अगला जो ग्रुप आता है, दैट इज द टिनोफोरा। टिनोफोरा माइनर फाइला है। वैसे तो देखने में ऐसे ही होगा जैसे कि सिलेंट्रेट्स हैं, रेडियल सिमेट्री उसमें भी होगी, इसमें भी होगी। यस, बस उसमें क्या रहेगा ये याद रखना, इट इज द टीन। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं। कॉम्ब प्लेट्स, कंघी जैसी प्लेट्स होती है, इसीलिए इनको नाम जो दे देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द कॉम्ब जेली। क्लियर है ना? ओके, अच्छा, नॉर्मली ये आर्ट की कहानी कई जगह चलती है, कहां से कहां पे फटाफट लेते हैं, कौन सा बता देते हैं आप? अच्छा, मैं अभी जेलीफिश के बारे में आपसे बात कर रहा था, थोड़ा सा एक चीज और ले लेते हैं, पॉइंट ध्यान आ गया। वो बिल्कुल वही अम्ब्रेला वाली कहानी। यस, चारों तरफ क्या होंगे इसके, वही इसके रिसेप्टिकल्स होंगे, नॉर्मली 4 होते हैं, यहाँ नीचे की तरफ एक मैन्युब्रियम होगा। ओके, ठीक है, बाकी यहाँ उसके कोनेट्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर आप याद करते हैं ना, झालर सी चलती रहती है, वो सब जेली का है। अब यहाँ मैं जो बात कर रहा था, इसमें जो मेजर चीज है, केवल मेजर पॉइंट पकड़ लीजिएगा, जिसमें हम लेके चलेंगे टिनोफोरा। तो यहाँ पर नॉर्मली उसमें रेडियल सिमेट्री बताया था हमने आपको, यहाँ पर कुछ केसेस में बायलेटरल सिमेट्री रहेगी। इसमें टिनोफोरा में दूसरा मैंने बताया था कि जो टीन्स हैं, कॉम्ब प्लेट्स हैं, उनकी प्रेजेंस। तीसरा खास बात क्या बताया आपको, ये दूसरा बात किया इसकी सिमेट्री को लेकर के। तीसरी जो बात किया, इसके अंदर हम जो वो लेके चलेंगे, वो क्या था आपका, डिप्लोप्लास्टिक था, सूडो डिप्लोप्लास्टिक। अरे अभी जो बात की थी हमने सिलेंट्रेटा, वो सूडो ट्रिप्लोप्लास्टिक था, मीजोग्लिया था। यहाँ पर मीजोग्लिया की जगह पर मैच्योर डर्म बनना शुरू हो गया, इसीलिए ये क्या होगा, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक हो जाएगा। बात क्लियर है? ओके, ये 3 मेजर डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। अब हाँ बोलो, कौन? टिनोफोरा डिप्लोप्लास्टिक नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ट्रिप्लोप्लास्टिक लेकर चलेंगे इसमें। ठीक है ना? अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस होगा। अब इसमें फटाफट आइए, 2-3 फिनोमेना समझ लीजिए इसमें। एक तो होता है इसके अंदर नियोटेनी का फिनोमेना। नियोटेनी आप आगे भी पढ़ेंगे एम्फीबिया के केस में। नियोटेनी क्या होता है कि लार्वा जो है, लार्वा ही रहेगा और रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा लार्वल स्टेज में, सो दैट इज कॉल्ड एज द नियोटेनी। दूसरा एक और लेके चलते हैं, दैट इज द पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस नॉर्मली इसमें नहीं मिलेगा, और एम्फीबिया में मिलेगा, यानी कि लार्वा है, लार्वल स्टेज में भी रिप्रोडक्शन करेगा और बाद में जब एडल्ट हो जाएगा तो एडल्ट स्टेज में भी रिप्रोडक्शन करेगा। यस, इसको हम लोग कहते हैं डिसोजेनी। डिसोजेनी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेजेस में जाकर के उसमें रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होगा, लार्वल स्टेज में भी और उसमें भी। 3 टर्म याद रखिएगा, नियोटेनी, पीडोजेनेसिस, ओके, और साथ में जो बताया आपको डिसोजेनी। पीडोजेनेसिस के साथ में पीडो याद है, लोग आपने बोला PAEDO जेनेसिस, क्या मतलब है इसका, बोले? यस, इसको एक तो टर्म हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जैसे यहां केस में बात करेंगे, इन केस ऑफ द एनिमल्स, याद रखना सेम है, कोई स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं है। लेकिन पीडोजेनेसिस एक तो बात करेंगे हम लोग कि अर्ली डेवलपमेंट या अर्ली सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, यानी जल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, लार्वल स्टेज में भी उसके अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गया, रिप्रोडक्शन करने वाली कैपेसिटी आ गई, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पीडोजेनेसिस कहलाएगा। यस, दूसरा पीडा का मतलब होता है सॉइल। क्या होता है? सॉइल। द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द पीडोजेनेसिस। ओके,
चलिए, वैसे इडेफोलॉजी भी बोलते हैं उसको, कुछ और भी टर्म साथ ही निकल करके, लेकिन वहां पर एक पीडोजेनेसिस का फिनोमेना भी आप लोग देख चलेंगे। तो ये दोनों जगह से रिलेटेड है, जूलॉजी में भी हम लोग यहाँ बात करते हैं, बॉटनी में और बॉटनी मतलब इकोलॉजी में वहां पर लेके चलेंगे। चलिए खैर छोड़िए, बाकी इसके अंदर ऐसा कोई खास बात नहीं है। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं इसमें याद रखिएगा, एक तो आता है इसमें दैट इज सी वॉलनट, गूसबेरी, ओके, सी वॉलनट है जिसका नाम है हॉर्नियोफोरा, और एक है प्लूरोबैंकिया जिसका नाम है गूसबेरी, प्लूरोबैंकिया। छोड़िएगा, आगे आते हैं। अपना जो ग्रुप है इट इज द प्लेटीहेल्मिन्थीज को फटाफट 15 मिनट बचे हुए तेज करो। अगला जो ग्रुप है इसमें भी क्या है, हम लोग इसका पैरासिटोलॉजी तो पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, है ना, यहाँ तो बस ब्रीफली समझ लेते हैं। लोग अच्छा मैं इसको बताता हूँ, क्लासिफिकेशन का बेसिक बताया था आपको, कॉलेज ऑफ मेडिसिन के बेस पर इसको क्लासिफाई करते हैं। इससे पहले वाला जो ग्रुप था सिलेंट्रेटा वाला, पॉलीपाइन मेडिसिन के बेस पर उसको क्लासिफाई करेंगे। ओके ठीक, अभी हम लोग बात करें अगला जो ग्रुप आता है, इट इज द प्लेटीहेल्मिन्थीज। यस, एक चीज तो ये याद रखना, हम जिसके लिए बात करते हैं ना इसको क्या कहते हैं, वर्म, है ना। तो ये जो वर्म होते हैं, ओ वर्म है, वर्म नहीं है, वर्म, ओके ओके ओके। तो वर्म जो है, वर्म्स आर द एक्चुअली वर्म्स आर हेल्मिन्थ। जो हेल्मिन्थ है, चाहे प्लेटीहेल्मिन्थीज में बात करें, चाहे राउंड वर्म में बात करें, एस्केहेल्मिन्थीज में, एक्चुअली दीज आर द ट्रू वर्म्स। बाकी अगर मैं कहता हूं अर्थवर्म इज नॉट अ वर्म, यस, या हम बात करें कि सिल्कवर्म नॉट अ वर्म, कुछ भी करते रहिए उसके लिए। तो मेरा क्या मतलब, नाम के आगे लगा उससे मतलब नहीं है, बस एक चीज याद रखिएगा, इफ दैट बिलोंग्स टू द हेल्मिन्थल ग्रुप तो दैट इज द वर्म, अदरवाइज दैट इज द फर्स्ट वर्म। ओके चलिए आगे। हमने कहा प्लेटीहेल्मिन्थीज, नाम से पता लग रहा है प्लेट्स हैं, फ्लैट है, ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द फ्लैट वर्म्स, ठीक है ना। बाकी कॉमन सी चीज क्या बताई इसमें आपको, सिमेट्री बताया, बायलैटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, ऐसे ही है ना, और इसके अंदर सीलोम, दिमाग मत खराब कीजिए, कहां से हो गए जी, सीक्वेंस बना हुआ है, हम लोग हायरार्किकल ऑर्डर में चल रहे हैं बिल्कुल, मतलब सॉरी उसका जो फाइलोजेनिक ऑर्डर है, ए सिलोमेटा बिल्कुल नहीं होगी, एब्सेंट होगी, क्लियर। चलिए खैर, तो यहां पर ध्यान दीजिए प्लेटीहेल्मिन्थीज के बेस में सिलोम विलोम का कोई कहानी नहीं है, ठीक है। फ्लैट वर्म्स है, ऑर्गन लेवल है, केवल ऑर्गन सिस्टम्स नहीं कहीं भी, ठीक है ना, छोटे छोटे से ऑर्गन्स बन जाएंगे। हाँ एक और चीज बताएंगे आपको, पूछा जाता है बड़ा अच्छा सवाल कि नर्वस सिस्टम कहां से बनना शुरू हुआ, तो याद रखिएगा नर्व सेल का ओरिजिन जो है वो होगा सिलेंट्रेटा से, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद में नर्व सेल थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होनी शुरू होगी प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और सिस्टम बनना शुरू होगा कहां से, एस्केहेल्मिन्थीज में, ठीक। यानी ये लोग पहचान पाएंगे अपने आसपास क्या चल रहा है, बाकी किसी को कोई खबर नहीं। एनीहाउ, तो हमने बात किया कि दीज आर कॉल्ड द फ्लैट वर्म्स, ये कॉमन कैरेक्टर्स हुए। स्पेशल जो चीज आती है इसके अंदर वो आती है, अभी आप बात कर रहे थे, इट वाज द, बोलो जल्दी से, सोलेनोसाइट, इसको आप लोग कहते हैं क्या, फ्लेम सेल्स। हाँ यस, हर एक का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा आप लोग कि एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है कि नहीं है, क्लियर है ना। यहां आपने बात किया है, जैसे यहां पर क्या होगी, फ्लेम सेल्स होगी जिनको हम लोग सोलेनोसाइट्स भी कह सकते हैं, ओके, एंड दीज आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटोनेफ्रिडी। अपन बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप के हैं तो प्रोटोनेफ्रिडी कह दिया हमने इनको, ओके। अच्छा आगे लेके चलते हैं, हमने कहा कि इस ग्रुप को हम लोग बेसिकली कितने में डिवाइड कर देते हैं, 2 में डिवाइड कर देते हैं, नहीं 3 में डिवाइड कर देते हैं, यस 3 में करेंगे। कौन कौन सा होगा बताइए, इट इज ट्रिमेटोडा, दैट इज सेस्टोडा, और तीसरा जो आता है इट इज टर्बुलेरिया। 3 में डिवाइड कर दिया, किसके बेस पर किया आप ध्यान दें, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हैबिट एंड हैबिटेट, क्लियर, इसका हैबिट वगैरह क्या है, कहां रहता है कहां नहीं रहता उसके बेस पर, ठीक है ना। जो टर्बुलेरियंस होते हैं ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, जबकि ये दोनों ग्रुप जो है वो क्या है, नॉर्मली पैरासिटिक नेचर के हैं। अब यहां जो हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रिमेटोडा जो है, ट्रिमेटोडा के अंदर जो आते हैं वी इंक्लूड द फ्लूक्स, और यहां पर हम लोग बात करेंगे सेस्टोडा में वी इंक्लूड द टेप वर्म्स, क्लियर है ना। अच्छा फ्लूक के केस में जैसे कि आपने कहा इट इज द लिवर फ्लूक,
इट इज द ब्लड फ्लूइड। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। टेपवर्म के केस में नॉर्मली आप जानते हैं, टेपवर्म से पहले चलते हैं थोड़ी सी नॉन वेज की बात करते हैं, मीट के बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो क्या मीट जो है नॉर्मली आप जानते हैं कि एक तो मटन, क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं, बर्ड का फेल मगर मीट है तो ऐसे ही है ना। अगर वो मैमल का मीट है तो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है पॉर्क, एक होता है बीफ और एक होता है मटन। जानते हैं? गुड, तो लगी छोड़िए। पॉर्क जो होता है इट इज द पिग टेपवर्म, मतलब पिग का जो मीट होता है उसको पॉर्क बोलते हैं। बीफ का मतलब हुआ 4 पैर वाले बड़े एनिमल्स जैसे कि गाय, भैंस, ओके, सांभर, बड़ा हिरन वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, इनका जो मीट है दैट इज कॉल्ड एज द बीफ। और मटन का मतलब हुआ 4 पैर वाले छोटे एनिमल्स जैसे कि शीप, जैसे कि गॉट, जैसे कि डॉग, ये सब जो आ गए। क्लियर? ओके, तो इनको क्या है हम लोग इस कैटेगरी में लेकर चलेंगे। लुक हियर, अब इसी के बेस पर हमारा टेपवर्म जो है ये सबके लिए समानता का भाव रखता है। ये कहता है कि नहीं तुम्हारे लिए अलग करेंगे, पॉर्क टेपवर्म अलग होगा, आपने कहा बीफ टेपवर्म अलग होगा, ओके, बाकी डॉग टेपवर्म अलग होगा। ओके, मेरी बात क्लियर है? यहां जो है हम लोग बात करेंगे पॉर्क टेपवर्म, इट इज टीनिया, इट इज सोडियम स्पीशीज। वेरी गुड, यस। दूसरा बात करेंगे यहां पर इट इज टीनिया, बोलिए टीनिया सैचिनेटा, ओके, इट इज इकाइनोकोकस। बस याद रखना इकाइनोकोकस जो है नाम से कुछ भी लिखा हो, ना तो ये बैक्टीरिया है जो कोकस है और ना ये इकाइनोडर्मेटा है जो इकाइनो है, बस स्पाइनी स्किन होती है इसलिए इसको मान लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। टर्बुलेरिया के बारे में बात करिएगा तो याद रखें यहां पर आपके पास बड़ा बेस्ट एग्जांपल आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लेनेरिया। यस, या इसका एक और नाम है दैट इज द ड्यूजेशिया। क्या नाम है? ड्यूजेशिया। बेसिकली मैं बता ही चुका हूं फ्री लिविंग है और इसके अंदर हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द रीजनरेशन। याद रखिए पूछा जाता है, इट इज हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। क्लियर? ठीक है, ओके। तो इस तरह से सर क्लासिफिकेशन हो गया। अब यहां याद रखिएगा थोड़ा सा, अभी यहां बात कर रहे थे हम लोग फ्लूक। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप फ्लूक में लिवर फ्लूक को केवल इतना ही पढ़िएगा कि ये क्या है, लिवर में रहेगा, सिंपल सी बात है। नॉर्मली ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ओके। पहली बात तो इसके अंदर माउथ होता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। इसके अंदर क्या है, एक शक्कर ये है और एक शक्कर ये है, इसको हम लोग एसिटाबुलम बोल देते हैं, ओके। वैसे एसिटाबुलम में स्ट्रक्चर जो है ह्यूमरस में मिलती है ना, बाद में बात करेंगे। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे तो ये एसिटाबुलम है, ये भी इसका शक्कर है, ओरल शक्कर बोल देते हैं इसको, ठीक। बाकी इसकी जो बॉडी है बस मटेरियल को लेकर के चलेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपने स्किन से, ठीक है ना। ऑस्मोट्रॉफिक टाइप का एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें रहता है। दूसरा हम लोग बात किए लिवर में है और अल्टीमेटली लिवर के अंदर लिवर सिरोसिस डेवलप करेगा। यस, लिवर सड़ेगा, सिरोसिस सड़न हो रही है। आगे बात करते हैं। अब यहां पर इसके अंदर स्पेशल है इसकी लार्वल फॉर्म्स का सीक्वेंस। यस, 5 लार्वल फॉर्म्स बनती हैं। यस, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ओके। उनको जो है सीक्वेंस में आप लोग लगा लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, इसके अंदर बनती है रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, मिरासीडियम एंड स्पोरोसिस्ट। 5 हो गए क्या? ये 5 स्टेजेस बनती हैं, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इट इज द ट्राइजेनेटिक। नॉर्मली समझ लीजिएगा, एक होता है मोनोजेनेटिक होस्ट, ऐसा पैरासाइट जो केवल एक होस्ट के लिए वफादार है, जैसे एस्केरिस हुआ, वो कहेगा मैं तो केवल इंसानों को नुकसान करूंगा, किसी और से कुछ मतलब नहीं मुझे। बात क्लियर है ना? मोनोजेनेटिक है। दूसरा हमने कहा जैसे कि मलेरिया वाला केस, इसने कहा डाइजेनेटिक, बोला नहीं अकेला इंसान ही क्यों दुखी हो, मैं मच्छर को भी परेशान करूंगा। 2 होस्ट हो गए इसके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट, मालूम है ना। तीसरा ये बोला कि नहीं यार मैं तो तुमसे ज्यादा ग्रेट हूं। यस, तो ट्राइजेनेटिक हो गया, 3 होस्ट हो गए। 3 होस्ट ह्यूमन, नंबर 2 पर दैट वुड बी द स्नेल, घोंगा। तीसरा शीप, और शीप का मीट खाएगा ह्यूमन, फिर वापस इसी में आ गया। क्लियर है मेरी बात को? माने होता ये है, इसका लाइफ साइकिल को थोड़ा सा समझ लो कि नॉर्मली है लीवर के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है, वहां से ब्लड में होता हुआ चला गया, फीकल मैटर के साथ बाहर निकल गया। अब फीकल मैटर अब मोदी जी ने रोक दिया, अलग बात है, अदरवाइज गांव में जाते थे, फ्रेश होकर के तालाब लगे, वॉश किया आराम से। वहां कौन सा आपके यहाँ कोई वो थोड़ी सिस्टम थोड़ी लगी थी जो आपने बटन दबाया और बस हो गया सारा काम, नहीं होता ना।
तो अल्टीमेटली आपका फीकल मैटर कहाँ तालाब में चला गया, तालाब में चला गया, इसकी जो लार्वल स्टेज थी वो भी चलेगी, स्पोरोसिस्ट वगैरह होती है वो चली जाएगी आगे, स्पोरोसिस्ट आगे जाएगी, उसे मिरासिडियम स्टेज बनेगी, मिरासिडियम स्टेज फ्लोटिंग करेगी और फिर वहां पर उसको स्नेल मिलेगा, स्नेल समझ रहे हैं पानी के अंदर घोंगा मिलेगा ही मिलेगा, उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगी, क्लियर, उसकी बॉडी के अंदर इसका साइकिल चलेगा, अल्टीमेटली क्या होगा फिर उसकी बॉडी को पार करके फिर वापस आ जाएगी, फिर एक भेड़ आएगी पानी पीने के लिए, नॉर्मली वहां से उसके मुंह में से होता हुआ उसकी नाक में से होता हुआ अंदर घुस जाएगा, क्लियर, अल्टीमेटली जाएगा उसके मांस में अटक जाएगा और अल्टीमेटली आपका मन किया कि आज तो हम जो है क्या खाएंगे, मटन खाएंगे, यस, तो मटन खाएंगे, खटाक से काटा, अब बस जल्दबाजी में पकाना वकाना है नहीं और खटाक से खा गए, वापस आपकी बॉडी में आ गया, ये इसका साइकिल, क्लियर है ना। चलिए और कुछ खास मतलब की चीज में है नहीं, दिमाग नहीं लगाना इसको ज्यादा, आगे चलते हैं जी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसके अंदर मैंने बताया रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, मिरासिडियम एंड स्पोरोसिस्ट, क्रम से लगा लेना, मैं विद्यार्थी में अलग बात करेंगे, यहाँ तक मेरे बात क्लियर हो गया ना। एक होता है ब्लड फ्लूइड जिसको बोलते हैं साइटोसिस्टोसोमा, बड़ी अच्छी बात है, इसमें बड़ा प्यार होता है, मतलब एक फीमेल होती है, इसके अंदर एक गायनोफोनिक कैनाल होती है, मेरे पास में है ना, और इसके अंदर क्या है, मेल हमेशा अंदर फंसा रहता है, बस ये जान लेना, यस, याद रखिएगा, ये गायनोफोनिक कैनाल किसके अंदर होगी, फीमेल के अंदर, गायनो को मतलब ही फीमेल है, यस, तो क्या होगा, ये फीमेल है, मेल बहुत पतला हुआ, छोटे साइज का हुआ और हमेशा इस गायनोफोनिक कैनाल के अंदर फंसा रहेगा, दैट्स ऑल। अभी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल पीछे निकल गया, प्लूरोबैंकिया बताया था मैंने आपको, सिबोल नट, उसमें क्या होता है, उसमें बड़ा अच्छा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जैसे इसमें क्या बात करेंगे हम लोग, ये इस तरह से होता है मूंगफली के जैसा, ओके, अब इसमें क्या है, जब रिप्रोडक्शन होगा लार्वल स्टेज ऊपर घूम रही है आराम से, अब डिपेंड करता है कि नीचे की तरफ सेडिमेंट होगी, बैठेगी, यस, अब याद रखिएगा, अगर वो गिरने के बाद में जमीन पर गिरा तो यहां से इट विल गेट डेवलप इनटू द, जमीन का मतलब पानी की तली में, तो इट विल गेट डेवलप इनटू अ फीमेल, अगर इसकी प्रोबोसिस है, इसमें से कहीं भी गिर गया तो इट विल गेट डेवलप इनटू द मेल एंड ऑल ओवर द लाइफ इट विल रिमेन इनसाइड द फीमेल, बात क्लियर है ना, पूरी जिंदगी फीमेल की बॉडी के अंदर रहेगा, तो ये स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है जो पूछा जाता है, याद रखना है इसके केस में, और दूसरा केस मैंने आपको बता ही दिया है, वहां डिटर्मिनेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है कि इसी तरह से मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं, आगे चलते हैं हम लोग टेपवर्म के बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं। टेपवर्म जो है 3 स्पीशी बताई मैंने आपको, इसकी शक्ल सूरत के बारे में बात करें, आपने कहा कि ऊपर की तरफ है, ओके, ये पहली बात तो इसका कहीं हेड वेड से कोई लेना देना नहीं है, ओके, यहां पर जो है लगातार इसमें सेगमेंटेशन होगा, मालूम है कौन सा होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, वेरी गुड, शाबाश, अरे जोर से बोलो, इस पर रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं, पता कैसे लगा तुम होशियार हो, जोर से बोला करो जो रिस्पॉन्स देना है, फॉल्स सेगमेंटेशन होगा क्योंकि आगे से पीछे की तरफ नए सेगमेंट्स बनेंगे, बात क्लियर है। दूसरी बात, यहां पर हमने बात किया, एक तो इसके चारों तरफ 4 शटर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां की तरफ क्या होंगे, हुक्स होंगे, यस, इसको कुल मिलाकर के हेड नहीं कहेंगे, इसको स्कॉलेक्स बोलेंगे, यस, आगे वाला जो होता है इसको क्या बोलेंगे, इसको रोस्ट्रम बोलते हैं, रोस्ट्रम जो भी है, अब क्लियर है ना। अच्छा, मतलब दोबारा समझ लेना, इसका खाने पीने से कोई लेन देना नहीं है, इसका काम है केवल एंकरिंग करना, पकड़ बना ली और उसके बाद में हुक की तरफ फंसे रहना, क्लियर। छोड़िए आगे चलते हैं, यहाँ पर सेगमेंटेशन होता रहेगा, 3 तरह के सेगमेंट्स होते हैं, लुक हियर, यहाँ पर बात की है, इसके लोग कहते हैं कि इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, यस, दूसरे वाले बात करेंगे हम लोग मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, लास्ट में बात करेंगे दीज आर कॉल्ड एज द ग्रेविड प्रोग्लोटिड, पके हुए ग्रेविड। अब स्पेशल बात, तीनों की शेप देख रहे हैं, यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है, इमैच्योर वाला, पहली चीज। यहां पर सेक्स ऑर्गन्स होंगे इसके अंदर, पूछा ही जाता है, क्लियर। सो इट विल हैविंग ओनली द सेक्स ऑर्गन्स, गैमेट्स बन गए, मेल गैमेट्स बन गए, फीमेल गैमेट्स बन गए, यस। आगे बात करेंगे, यहां पर आपने दिखा कि इसकी जो शेप है ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप है, कौन से वाले की, मैच्योर वाले की। यहां पर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, समझ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, इसमें रहेगा, फर्टिलाइज आगे होने के बाद में इसमें डेवलपमेंट हो गया। और जो ग्रेविड वाले होंगे, लुक हियर, ग्रेविड वालों की शेप देखिए कैसी है, ऊंचाई ज्यादा, चौड़ाई कम, अपोजिट हो गया इसका, ठीक। कौन से नंबर कितने होते हैं उसके चक्कर मत पड़ो, लगभग 100 ये होते हैं, 125 के आसपास ये होते हैं, उसके बाद में इनकी तो अलग बात है। तो यहां पर क्या होगा, दीज हैविंग द ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैविंग एग्स विद एम्ब्रियोनेटेड लार्वा, समझ रहे हैं ना, एग जिसके अंदर लार्वा बन चुका है।
अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें इसके सेगमेंट्स टूट करके पॉटी के साथ जाते रहते हैं बाहर, फीकल मैटर के साथ बाहर चले जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एज एपोलाइसिस। क्या बोलते हैं? एपोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब एपोलाइसिस आपको केमिस्ट्री में भी तो पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, अपोहन, डायलिसिस भी है, तो एपोलाइसिस क्या बोलते हैं? ऐसे ही कुछ है, मैं बोल रहा हूँ, होता है। ठीक है ना, जो आप डायलिसिस तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, जहाँ गोल्ड नंबर वाला निकालते हैं। छोड़ो, चलो हमें तो बात टाइम कम, वापस आते हैं। एपोलाइसिस यहाँ बस समझ लीजिए, एपोलाइसिस होता है मतलब जो इसके ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं वो टूट करके नीचे जाते रहेंगे, इसीलिए अनलिमिटेड है। पहली चीज, जिंदगी में एक बॉडी के अंदर नॉर्मली एक ही बहुत है, मरना इसमें कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे वाले टूटते हैं, आगे वाले धड़ाधड़ बनते रहेंगे, आप खाते जाइए, इसका काम बनता जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात, फीमेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब जरा ध्यान देना पड़ा, दो क्वेश्चन आते हैं। अर्थवॉर्म वो भी बाइसेक्सुअल है, ये महाराज भी बाइसेक्सुअल है, तो किसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा और किसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा? तो आप कहेंगे बाइसेक्सुअल है तो क्या सेल्फ होगा? आर्थवॉर्म की कहानी अलग है, उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, रिमेंबर। ओके, क्योंकि फीमेल तो कहीं है ही नहीं ना, नहीं होगा ना। चलिए, तो मेरा मतलब समझ लें, ये हो गया क्लियर। आगे बात कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर इसकी कुल मिलाकर के 4 लार्वा के नाम हैं, जिनको हम लोग 2 जगह बांट देंगे। माने इसका जो लाइफ साइकिल है बहुत ब्रीफ में समझ लें, वैसे पैथोलॉजी में पढ़ेंगे आप लोग। इसमें क्या रहेगा, तो पूछा हो जाना है। ओके, आपने कहा कि पॉटी किया, इसके अंदर क्या है, लार्वा है। ठीक है ना। इस लार्वा को बेसिकली 2 बनते हैं, सिस्टी सर्कस, हेक्साकैंथ, ओंकोस्फेयर एंड आगे रे एक सेकेंड, ओंकोस्फेयर, इंटेस्टाइन, छोड़ो, हाँ वापस आएगा। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर एक लार्वा होगा जिसका नाम जो होगा इट विल बी ओंकोस्फेयर लार्वा। क्लियर है ना। ओके, दूसरा इसका नाम जो है इट इज द हेक्साकैंथ लार्वा। एक ही बात का मालूम। यहां से चला गया कहां, पॉटी किया, खुले में कर दिया, पकड़ा नहीं, किसी ने सीटी नहीं बजाई। आजकल एक बड़ा अच्छा काम मिला था हमें। ओके, क्या मैं क्या लोगों को अवेयर करना था, लोग गांव वाले बच्चों को सिखाया क्या करना है। पुलिस जहां भी आपको कोई खुले में पॉटी करता दिखाई दे, सीटी बजाना शुरू करता, वो लगवा के उनकी पिटाई विटाई होगी, फिर उन्होंने बंद कर दिया और बाहर अंदर सीटी को नहीं बजाना। एनीहाउ, तो मैंने क्या बताया आपको, इसके अंदर ये लार्वल स्टेज होगी। मान लो पिग ने खाया, बट रिमेंबर पिग इज नॉट द कोप्रोफेगस एनिमल। पिग जो है विष्ठा भोजी नहीं है, कभी भी गंदगी नहीं खाता। जब उसे बेचारा कुछ नहीं दोगे कुछ तो खाएगा, बात क्लियर है ना। और क्यों खाता है इसे हम लोग अगला जो बायोलॉजी की यूनिट आएगी ना डाइजेशन वाली, उसमें बताएंगे। वो बेवकूफ नहीं है, उसमें भी थोड़ी बहुत साइंस पड़ी हुई है। क्लियर, उसमें भी फायदा है उसको। देखिए अब ये क्या हुआ, यहाँ से गया पिग की बॉडी में, वहां पर ये जो हेक्साकैंथ लार्वा है, हुक है, ओंको माने कैंसर जैसा लार्वा बन गया है ना। अल्टीमेटली क्या है, इसकी इंटेस्टाइन को फाड़ देगा, और फाड़ के कहाँ चला गया, उसके ब्लड में चला गया, और जहां जहां उसका ब्लड जा रहा है वहां चला गया। यस, कहाँ गया, सेंटर पॉइंट गया नहीं गया, ब्लड उसका गया यहाँ से लीवर में। ओके, लीवर से हार्ट में, हार्ट से जो है अल्टीमेटली सारे ऑर्गन्स में। ये बड़ा होता रहेगा, होगा क्या कि वहां उसकी मसल्स में जाकर के फंस जाएगा। क्लियर। तो जब मसल्स में फंस जाएगा, अब आपने क्या किया कि मसल्स के अंदर यहाँ पर 2 लार्वल स्टेज आती है, याद रखना है। इट इज ब्लैडर वर्म लार्वा, ब्लैडर वर्म लार्वा। हो सकता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक और नाम होता है सिस्टी सर्कस लार्वा, अभी किसका कौन सा देखना पड़ेगा, सिस्टी सर्कस लार्वा। क्लियर। ओके, तो नॉर्मल क्या है, इसके मीट में जाकर के ये फंस गया। यस, अब क्या होगा इस कंडीशन में, वैसे मुझे लग रहा है सिस्टी सर्कस यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। इस स्टेज में आपका मन किया कि आज तो हम पिग का पॉप खाएंगे। यस, ओके, अरे चलो आपका नहीं किया, किसी का किया, किताब वाले का किया, चलो छोड़ो। एनीहाउ, मेरा बात समझ लो, अब समझ लो पूरी बात। फटाफट से काटा पिया नहीं। समस्या यह है कि इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि वहाँ जो पुअर लोग होते हैं बेचारे वही इसे खाते हैं। ठीक है ना, उनके पास टाइम होता नहीं, सस्ती वाली दारू पीते हैं, नशा ज्यादा हो जाता है, तो कच्चा पक्का जैसा बनाया आप जो भी लाओ 2 फटाफट खा लो। याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज मीजली पोर्क। क्या बोलते हैं,
मिजली फॉर्म का मतलब हुआ कच्चा माल जिसके अंदर नॉर्मली ये कच्चा का मतलब बिल्कुल कच्चे से मतलब नहीं है, पूरी तरह से उसको रैप नहीं किया। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हुआ, ये चला गया। अब यहाँ कहाँ आ गया, ह्यूमन की बॉडी में आ गया। ह्यूमन की बॉडी में आने के बाद में इसने कहा ब्लैडर वर्म, नाम याद रखना है इसका, इसकी मैं शक्ल भी ऐसे लेके चलता हूँ। एक इसके नीचे ब्लैडर सा है ये, और यहीं पर इसमें 6 हुक्स होते हैं। इसी को पक्का हंगिंजा कहते हैं। इसको कहते हैं सिस्टिसर्कस, इसको कहते हैं हेक्सागन। याद रखना क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 6 हुक होते हैं। याद हो गया ना, 6 हुक होते हैं। इन हुक से क्या है, ये यहाँ पे ये जाकर के रोस्टम बना देंगे बाद में जाकर के, अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में घुस गए, और फिर तो बस जिंदगी भर पूरी दिन क्या हुआ, कट 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 नीचे कटता रहेगा, सेगमेंट्स बनते रहेंगे, मरना कभी इसको है नहीं। ठीक है ना? अब कभी कभी वैसे हम लोग पैथोलॉजी पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल, ये क्लियर होगा ना आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटीहेल्मिंथेस। कॉमन एग्जांपल जो थे हम लोग बात कर ही चुके हैं। फ्लूक होते हैं, बाकी मैं बताया इसके अंदर सेस्टोडा वगैरह में आते हैं ये, और टेपोम आते हैं। ठीक है ना? अगला जो आता है आपका एसके हेल्मिंथेस। एसके हेल्मिंथेस के लिए घंटा बज चुका है, कल बात करेंगे इस बारे में। कल का दिन और ले लेते हैं जितना हो पाएगा। ओके, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।